नमस्कार, वैदिक ज्योतिष के इस सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस सेशन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे शुक्र को 12 राशियों के अंदर किस तरह से वो रिजल्ट प्रभाव जनरेट करते हैं। मने मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। मून इज द कॉज ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। तो मून आपको अटैच कर रहा है, मून ही आपको डिटैच कर रहा है। अगर मून आपको अटैच और डिटैच कर रहा है तो शुक्र क्या रोल प्ले कर रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर। शुक्र जो है वो फीमेल एनर्जी को चार्ट में दिखा रहे हैं, बट शुक्राचार्य तो एक मेल है। शुक्र कैसे इंडिकेट करते हैं कि ये पर्टिकुलर रिलेशन जो है वो एक कार्मिक रिलेशन होगा, वो प्रारब्ध कार्मिक होगा या लेफ्ट ओवर तरह का कार्मिक होगा। शुक्र की अंडरस्टैंडिंग से आप समझ सकते हैं अपनी मैरिटल लाइफ को। शुक्र की अंडरस्टैंडिंग से आप समझ सकते हैं कि पास्ट लाइफ में कौन सी वो डिज़ायर है जो इनकम्प्लीट रह चुकी है। और जब रिलेशन में आते हैं उसके बाद जो पोस्ट रिलेशन होगा, पोस्ट मैरिज होगी, वो कैसे चलेगा, वो मैरिटल हैप्पीनेस कैसे होगी। क्या वो उसी राशि से दिखाई देगी जिसमें शुक्र बैठे हैं, क्या वो उसकी अगली राशि से दिखाई देगी, या उससे 6th राशि या 8th राशि से दिखाई देगी। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर इसको जरूर कीजिए। 20s में, 30s में, 40s में शेयर इसको प्लीज़ कीजिएगा। कई लोग ऐसे हैं भटक रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उनके चार्ट के अंदर ये पर्टिकुलर एनर्जी है और ये पर्टिकुलर एनर्जी कहीं और से भी मिल सकती है। सो दे आर लाइक ब्लाइंड टू अ पर्सन। वो ब्लाइंड हो जाते हैं एक पर्सन के टुवर्ड। उन्हें लगता है ये एनर्जी गई, बस अब जीवन में कुछ नहीं रहा। एंड दैट इज़ द प्ले, द ड्रामा नरेटेड बाय प्लैनेट वीनस और प्लैनेट जुपिटर। तो इनके बीच का क्या कार्मिक संबंध है और किस नंबर से पर्सन आ सकता है। लाइक कुछ पर्सन्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके एक नंबर डोमिनेट करता है जिन्हें। तो सारी चीज़ें हैं जो इस सेशन के अंदर हम कवर कर लेंगे। आप ये सेशन देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर हेमंत चैनल के ऊपर। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलती है थोड़ी और वीडियोस बनाने की। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मने मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष। मून इज़ द कॉज ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। अटैचमेंट डिटैचमेंट बिना मून के संभव ही नहीं है। चंद्रमा के बिना ना आप अटैच हो सकते हैं ना आप डिटैच हो सकते हैं। चंद्रमा ही आपको लिबरेशन के मोड पे लेके जाता है, चंद्रमा ही आपको मुक्ति के मोड पे लेके जाता है। इसीलिए जुपिटर जो है वो चंद्रमा की राशि में उच्च के होते हैं, एक्सल्टेड होते हैं। देयर इज द श्लोका विद्या च विमुक्त है। विद्या वो है जो आपको मुक्त करते, और जुपिटर जैसे ही कर्क राशि में आते हैं, चंद्रमा की राशि के अंदर आते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं, वो लिबरेट कर जाते हैं। इसीलिए जुपिटर जो है, गुरु जो है, वो उच्च के कहाँ होते हैं, कर्क राशि में। कॉज द विद्या च विमुक्त है। ज्ञान वही है जो मुक्ति दे दे। अगर ज्ञान आपको मुक्त नहीं कर पा रहा है किसी चीज़ से, तो वो ज्ञान फिर ट्रू ज्ञान नहीं है, ट्रू नॉलेज वो नहीं है। सो दिस इज द रीज़न कि चंद्रमा के बिना अटैचमेंट डिटैचमेंट नहीं होगा। हम शुक्र से अटैचमेंट डिटैचमेंट को पर्टिकुलरली नहीं समझ सकते। शुक्र से हम ये समझ सकते हैं कि मैरिज के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर ये प्लैनेट किस तरह का रोल परफॉर्म कर रहा है। मैरिज रिलेशन चलेगा या नहीं चलेगा, इसको आप शुक्र से समझ सकते हैं। अटैचमेंट डिटैचमेंट एक अलग व्यवस्था है, और मैरिज और रिलेशन का चलना, किसी पर्सन से कनेक्ट होना, वो अट्रैक्शन या वो स्पार्क को महसूस करना, वो एक अलग व्यवस्था है। तो दोनों के बीच का सेपरेशन है। अब बात ये आती है कि चंद्रमा अगर कर्क राशि में है और जुपिटर अगर कर्क राशि में है, तो दोनों को एस्ट्रोलॉजर एक तरह से लेने की कोशिश करते हैं कि चंद्रमा भी कर्क में है और जुपिटर भी कर्क में, दोनों चीज़ सेम है। बट ऐसा नहीं है। जो फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं, जिनकी गति बहुत तेज है, वो एक साथ 3 राशियों के रिजल्ट को अपने अंदर समाहित रखते हैं। वो पास्ट राशि से आ रहा है, वो इस राशि में बैठा हुआ है और अगली राशि के बारे में सोच रहा है। इसीलिए चंद्रमा जो मन है उसको कहा गया ये चंचल है। ये पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचता है। प्रेजेंट को तो ये सोचे ना सोचे, बट पास्ट और फ्यूचर को ये सोचता रहता है। और जब राहु चंद्रमा के साथ आता है, इसीलिए वो पास्ट फ्यूचर को सोचने की एबिलिटी और बढ़ा देता है। वो पर्सन आते ही कहते हैं सर हमें इंट्यूशन आते हैं, सपनों में कुछ दिखता है, या चिंतित रहते हैं फ्यूचर में क्या होगा। क्यों हो रहा है ऐसा? कॉज चंद्रमा की इस एनर्जी को राहु ने एक्सपेंड कर दिया है। इसीलिए जब आप फास्ट मूविंग प्लैनेटों को समझें तो उनकी पास्ट राशि को देखिए कि ये किस राशि से आ रहा है, ये किस राशि में बैठा हुआ है और ये किस राशि की तरफ जाने वाला है, क्या इसका फ्यूचर है, क्या प्लान लेके ये चल रहा है। जुपिटर अगर एक बार कर्क राशि में बैठ गया तो फिर वो उस राशि के अंदर ही इंजॉय करेगा। उसको नहीं लेना देना पिछली राशि कौन सी, अगली राशि कौन सी, बिकॉज उसके पास काफ़ी समय है उस राशि को ट्रांजिट करने में। शनि एक बार एक राशि के अंदर आके बैठ गया, वो उस राशि को ये बारे में सोचता है 2.5 साल। चंद्रमा एक राशि के अंदर बैठ गया, वो 1-2 दिन से ज़्यादा उस राशि के बारे में नहीं सोचता। दो चंद्रमा का ट्रांजिट 2.5 डेज में होता है, बट चंद्रमा स्टिल पिछली राशि अगले राशि के बारे में सोचता रहता है। सो इससे एक प्रिंसिपल निकल के आता है, दैट इज द 12th राशि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन कम्स टू द फास्टर मूविंग प्लैनेट्स। जब भी तेज चलने वाले प्लैनेटों की आप व्याख्या करें या उनको समझने की कोशिश करें, सो 12th राशि को भी देखिएगा और नेक्स्ट राशि को भी देखिएगा। शुक्र से 12th राशि और शुक्र से नेक्स्ट राशि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट रिलेशन आप समझ सकते हैं शुक्र से नेक्स्ट राशि कैसी है। पास्ट रिलेशन आप समझ सकते हैं कि शुक्र से पिछली राशि कैसी है, उसके अंदर कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। शुक्र मान लीजिए कर्क राशि में बैठा हुआ है, शुक्र से पिछली राशि हो गई जेमिनी। अब जेमिनी में बैठा हुआ है बुध, या जेमिनी में शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र उनके ऊपर से ट्रांजिट करता है। इसका मतलब है पास्ट लाइफ में इस पर्सन ने इन दोनों प्लैनेटों की एनर्जी को एक्सट्रीम मोड में महसूस कर लिया है, इसने उसको अपने अंदर तक महसूस कर लिया है। इसीलिए शुक्र कर्क राशि में आके एक बार पर्सन ये जरूर कहता है दैट इज मैं तो सेल्फलेस हूँ,
मेरे को अपने हित अपनी चीज़ों के बारे में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट माई पार्टनर दैट मर्क्यूरी और उस सन उसको इन्फ्लुएंस करता है। और उनके अगर कैरेक्टर मुझे दिखाई देते हैं कहीं भी तो मैं वहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ। बट शुक्र कर्क राशि में है, सो उसका पैटर्न क्या है, उस प्लैनेट का आपको पैटर्न समझना होगा। शुक्र कर्क राशि में इस तरह का प्लैनेट है, ये पोएटिक होते हैं या ऐसे होते हैं। अगर इनका पार्टनर कह दे मॉर्निंग है तो ये मॉर्निंग कहेंगे, इवनिंग है तो ये इवनिंग कहेंगे। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ट्रुथ क्या है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सत्य क्या है एंड ऑल। ये इन चीज़ों से बहुत परे अपने आप को रखते हैं, बिकॉज ये राशि ही ऐसी है। तो आपको ये समझना होगा कि उससे पिछली राशि कैसी है, उसके अंदर प्लैनेट कैसा बैठा हुआ है। वो उस प्लैनेट ने आपको पिछले में इन्फ्लुएंस करा है, पास्ट में उसने बहुत आपको इन्फ्लुएंस करा है, और उस पर्टिकुलर प्लैनेट को क्रॉस करके शुक्र अगली राशि में बैठा है। जब आप चार्ट एनालिसिस करते हैं तो चार्ट एनालिसिस स्टैटिस्टिक नहीं होता कि जैसा चार्ट है उसको वैसे देख लिया, आपको उसको डायनामिक तरीके से लेना होगा। अगर आपको आगे की चीज़ें समझनी है कि ये प्लैनेट कहाँ से घूम के आ रहा है, ये कहाँ पे बैठा है और ये कहाँ जाने वाला है। दिस इज़ द ट्रांजिट को जब तक आप अपने चार्ट से अलाइन नहीं करोगे, आप उसके तत्वों को नहीं प्राप्त कर सकते कि मेनली ये चार्ट कह क्या बात रहा है। तो इसको समझने के लिए क्या है कि उसकी पिछली राशि को आपको देखना होगा। दैट इज सो इम्पॉर्टेंट। पिछली राशि आपने अवॉइड कर दी, आपने आधा शुक्र का काम खत्म कर दिया। अब शुक्र आप कर्क राशि में है तो या फिर सिंह राशि में, उसको आप देखते रहिए, कर्क है सिंह है, कर्क है सिंह है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे पिछली राशि कौन सी है, ये आ कहाँ से रहा है। और आने के बाद शुक्र जब कर्क में आ गया, वहाँ स्टेशन हो गया कुछ समय के लिए, तो उसे वो ज़्यादा इन्जॉय करेगा। बट उसका ध्यान कहाँ है, उसका ध्यान है अगली राशि कौन सी है, दैट इज़ द सिंह। तो उसे गंडांत क्रॉस करना है। इसीलिए कर्क राशि में बैठा हुआ शुक्र रिलेशन में पर्सन को आसानी सलाह देता है। बट वैन कम्स टू टेकिंग द फाइनल डिसीजंस, तब ये गंडांत को महसूस करता है। तब ऐसी हीट महसूस होती है जैसी और राशियों को नहीं हो पाती। सो दिस इज़ द गेम नरेटेड बाय प्लैनेट वीनस। अब ये क्यों नरेट करा है उसने, रेमेडीज़ आप जब करोगे जब आपको ये पता हो ये नरेट क्यों करा है। और नरेट क्यों करा है ये समझना है तो पास्ट राशि को देखिए, उसमें बैठे प्लैनेट्स को देखिए, उन प्लैनेटों की व्यवस्था देखिए, क्या इससे बेनिफिक हैं, क्या इसके फ्रेंड हैं। इसीलिए वैदिक ज्योतिष में देर इज दिस 6-8, साहब षडाष्टक योग बन गया, 2-12, साहब द्विद्वादश योग बन गया। जुपिटर से द्विद्वादश है, जुपिटर को इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर फास्ट मूविंग प्लैनेट जैसे चंद्रमा हुआ, बुध हुआ, शुक्र हुआ, जो जल्दी जल्दी मूव करते हैं, इनसे बन गया दैट पर्टिकुलर योगा मैटर्स, क्योंकि उस प्लैनेट की आदि इच्छा, आदि इंटेंशन जो है अभी पीछे लगी हुई है। इट इज़ मोर लाइक कोई बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाने वाला पर्सन है, तो वो उसके लिए पास्ट को देखना, पीछे को देखना, या उसको हो सकता है फियर बना रहे पीछे का, कि बार बार वो महसूस करता रहे अरे पास्ट में कहीं किसी को ठोक तो नहीं दिया। और जो आराम से चल रहा है, जो स्मूथली चल रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको पीछे से कोई कितना भी कुछ कहे उसके फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो स्मूथली ड्राइव कर रहा है। सो इन दोनों के बीच का एक फ़र्क है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आपको कार्मिक व्यवस्था देखनी है। अगर कोई मेल देख रहे हैं तो उनके लिए शुक्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अगर ये षडाष्टक वर्ग में कम हो गया, अगर ये षडबल में कम हो गया, अगर ये अस्त हो गया, वक्री हो गया, तो ये कार्मिक अपने आप को बना लेता है और वहाँ पे चीज़ों को ये और कॉम्प्लेक्स कर देता है, वहाँ पे ये चीज़ों को थोड़ी बिट कॉम्प्लेक्स कर देता है। तो उसको ध्यान रखना होगा। फीमेल्स अगर देख रहे हैं तो फीमेल्स के लिए शुक्र की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस शुक्र की है। और शुक्र को मैंने आपको जैसे बताया, शुक्र हियर इज़ नॉट द शुक्राचार्य ओनली, शुक्र हियर इज़ दिस कॉस्मिक मैरिज बिटवीन देवयानी एंड द कच्छ। वो हुई नहीं थी, दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया था। तो शुक्र जिस राशि के अंदर बैठते हैं उनके अंदर उस पर्टिकुलर राशि के अंदर एक श्राप तत्व का अलाइनमेंट होता है, उसके अंदर वो श्राप आपको देखने को मिल सकता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आप जिस पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं या फिर अगर कोई भी चीज़ है तो वो श्राप आपको गलत तरीके से ट्रिगर ना करे। गलत तरीके से ट्रिगर का मतलब है कहीं 6-8 फॉर्मेशन ना हो, कहीं षडाष्टक ना हो, कहीं द्विद्वादश ना हो। 1-4 अलाइनमेंट है, 4-10 अलाइनमेंट है, ग्रेट अलाइनमेंट है। बट अगर ये 6-8 है, 2-12 है, तब ये अलाइनमेंट खतरनाक है। और जब मैं 2-12 और 6-8 कह रहा हूँ तो मैं चार्ट मैचिंग की बात कर रहा हूँ। ये दूसरे पर्सन के साथ किस तरह मैच हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आपका जो श्राप है, मतलब आपके जो शुक्र ने जहाँ पे हल्का सा श्राप का अंश छोड़ा है, कहीं वो दूसरे पर्सन का श्राप का अंश वैसा ही तो नहीं है। अगर वो वैसा ही है, इट मीन्स दैट देवयानी और कच्छ का अलाइनमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है, और वो अलाइनमेंट वो थोड़ा गलत और थोड़ा पीड़ित करने वाला अलाइनमेंट है। तो मुझे लगता है चार्ट मैचिंग में उससे बचना चाहिए। कोई कई पूछते हैं कि चार्ट मैचिंग में ज़्यादा अब अष्टकूट मिलान में इतने नंबर मिल गए बट फिर भी चीज़ें क्यों ठीक नहीं चल रही। लाइक आप श्राप को लेके डोल रहे हो। अगर श्राप आपके साथ घूम रहा है, एक पर्सन ने उसको आगे ट्रिगर कर दिया है, तो फिर वो कैसे बदलेगा, तो वो आपको सोचना है। तो रेमेडीज़ आप करें तो इस तरह से करें। एंड देयर इज दिस थर्ड थिंग अबाउट द प्रारब्ध और द कार्मिक रिलेशंस। सो प्रारब्ध और कार्मिक रिलेशन, सबसे पहले प्रारब्ध क्या होता है। प्रारब्ध एक बड़ी चीज़ है। प्रारब्ध ऐसे जैसे आपके फादर हैं, मदर हैं, सिस्टर ब्रदर हैं, तो उनके साथ आपका कॉन्टैक्ट और उनका नाम, पता, एड्रेस कभी नहीं बदल सकता।
चाहे आप कितना भी कुछ बड़े पर्सन बन जाओ, छोटे पर्सन बन जाओ, जो फादर हैं वही फादर आपके रहेंगे। सो दिस इज़ लाइक द प्रारब्ध। प्रारब्ध अगर किसी के साथ बन गया वो कभी ख़त्म नहीं होता। प्रारब्ध एक बार एक्टिव होने के बाद कभी ख़त्म नहीं होता, और प्रारब्ध पर्सन के साथ नहीं होता, प्रारब्ध एनर्जी के साथ होता है। तो शुक्र अगर कर्क में है तो उनका प्रारब्ध हमेशा रहेगा धनु राशि के साथ, उनका हमेशा रहेगा धनु राशि, धनु लगन, धनु नंबर। जब भी कहीं इंडिकेट होगा धनु का नंबर, तब उनका प्रारब्ध एक्टिव होगा। एक बार बनने के बाद ये ख़त्म नहीं होता। तो ये कुछ नंबर सिस्टम्स हैं जो प्लैनेट से 6th राशि है वो ट्रिगर करती है। तो अब हम राशि वाइज एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ अगर आपने एक बार नहीं चेक करा सेशन, एनालिसिस को चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज़ ये सेशन फिर ऐसा होगा कि हमें समझ नहीं आया या ये ऊपर से चलने लगा, तो वो बात ना हो। इसलिए प्लीज़ एक बार हम एनालिसिस को चेक करते हुए चलें। और रेमेडीज़ आप जब भी करिए जब आपको एनालिसिस और रीडिंग्स से मतलब वो समझ आए कि ये किस तरह का कार्मिक कनेक्शन है। अदरवाइज़ फालतू की रेमेडीज़ करने से, दिन भर रेमेडीज़ को करने से हमको लगता है कि हम चीज़ों का आसान बना रहे हैं। बट देयर इज़ दिस फॉर पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सो आफ्टर द कामा कम्स द मोक्षा। और कुछ लोग क्या करते हैं, मोक्ष को वो काम से पहले ले आते हैं। तो वो D9 को एक्टिव तो कर देते हैं और D9 उनका बिगड़ा हुआ होता है। अब ये हर इंसान का D9 अच्छा हो ये कोई गारंटी नहीं है। सो अगर किसी का D9 बिगड़ा हुआ है और वो मोक्ष की यात्रा में लग गया तो वो इंसान सब कुछ को ख़त्म कर देगा। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि मोक्ष की यात्रा हर इंसान के लिए नहीं है। आपका अगर लेवल उसका नहीं है तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से जाना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप नहीं तो भगवान खुद ही मोक्ष को उठा के धर्म से पहले कर देते थे कि मोक्ष धर्म अर्थ काम। सिस्टम, अगर सिस्टम है तो वो है। अदरवाइज़ फिर जो ऐसे बाबा होते हैं जो लग रहे हैं, मतलब कुछ हो नहीं रहा है, मतलब लगे हुए हैं बट हो कुछ भी नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है कि पर्सन ने उस व्यवस्था को डैमेज कर दिया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू कि मोक्ष पहले आ जाए। अगर आप मोक्ष को उठा के ही रख दोगे शुरू में कि मोक्ष धर्म अर्थ काम, तो कुछ वर्क नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर आपका D9 बहुत शानदार है कि साहब D9 में राजयोग लगे पड़े हैं, तब आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने काफ़ी लोग देखे हैं, स्पिरिचुअल लोग देखे हैं। अमूमन हमारा तो काम ऐसा है, तो स्पिरिचुअल लोगों से ही हमारा इस तरह का संबंध रहता है। जो स्पिरिचुअल हैं, कई सालों से लगे हुए हैं, कौन सी ऐसी विद्या है, कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो उन्होंने नहीं करी होगी, बट दे आर हैविंग चैलेंजेस इन द मैरिज, दे आर हैविंग चैलेंजेस इन द पार्टनरशिप। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्यों वो हो रहा है? द रीज़न यू आर डूइंग इट। आपका D9 अगर ऐसा नहीं है तो आपको फोकस करना चाहिए D1 में। देखिए आप राजयोग किस चार्ट में ज़्यादा है। अगर राजयोग D1 में ज़्यादा है तो मटेरियल बन के जाइए, फिजिकल को वर्क कीजिए। D9 में ज़्यादा है तो स्पिरिचुअल होने की कोशिश कीजिए। D10 में ज़्यादा है तो प्रोफेशन साइड से जाइए। जो चार्ट आपका मजबूत है वो आपकी स्ट्रेंथ है, और जो चार्ट उलझा हुआ है वो आपकी वीकनेस है। तो उसको, वीकनेस को अवॉइड कर दीजिए, स्ट्रेंथ को अपलिफ्ट कर दीजिए। सिंपल नहीं तो फिर आप, हो सकता है मुझको ही अभी आप हेट करने लग जाएंगे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में मोक्ष कोई कम क्यों मान रहा है। आई एम सेइंग द मोक्ष इज द टॉप, बट द सिस्टम, और ये सिस्टम मैंने नहीं बनाया, सिस्टम है, ये एग्जिस्ट करता है। 4 पुरुषार्थ हैं तो वो 4 सिस्टम तरीके से हैं। आप मोक्ष को उठा के पहले कर दो, ये धर्म की आत्मा की यात्रा शुरू कर दो, वो वर्क नहीं करेगा। तो हमें कब आध्यात्मिक होना है और किस लेवल का आध्यात्मिक होना है ये भी हमें हमारे चार्ट से पता लगता है। ज्योतिष जो है, वैदिक ज्योतिष वेदांग का पार्ट है। ज्योतिष को वेदों की आँख कहा गया है। इनके बिना वेद ही समझ नहीं आएंगे, इनके बिना, और वेद नहीं समझ आएंगे तो लाइफ समझ नहीं आएगी। तो लाइफ को अगर आपको समझना है तो ज्योतिष उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट। काम आप कोई सा भी कर लीजिए, इससे इंपॉर्टेंट फिर और कोई चीज़ है नहीं। तो अब ये बातें काफ़ी हुई, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर प्लैनेट किस राशि में किस तरह का व्यवहार करता है। तो शुक्र अगर मेष राशि के अंदर हो तो देखिए, शुक्र जो मेष राशि के अंदर होंगे तो मेष राशि के अंदर एक नेचुरल तत्व है और वो तत्व है मंगल का। इस राशि के अंदर हीलिंग की अपार संभावना है, बिकॉज पहला ही नक्षत्र हीलिंग का है, दूसरा नक्षत्र भरण पोषण का है, तीसरे नक्षत्र में थोड़े सेपरेशन, थोड़े विरोध के गुण दिखाई देते हैं। इस राशि में बैठा हुआ शुक्र इंडिकेट करता है कि पर्सन जो है हीलिंग को प्रायोरिटाइज करता है। वो रिलेशंस में भी हीलिंग की तरफ जाना चाहता है। वो ऐसे पर्सन को ढूंढना चाहता है जिसकी वो केयर कर सके, जिसका वो ध्यान रख सके। बिकॉज यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र, उसकी यात्रा को आप देखिए, वो आया है कहाँ से? मीन राशि से, और उसकी यात्रा कहाँ है? वृषभ राशि पे। तो मीन में जल तत्व था, अब अग्नि का तत्व है, और आने वाली राशि में अर्थ तत्व है, स्टेबिलिटी है। तो इस पर्सन ने पास्ट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मीन ऊर्जाओं को झेला है। और मीन की ऊर्जाएं, मीन का वाटर ऐसा है जो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड वाटर है, जिसके अंदर एक पर्सन दूसरे पर्सन के पीछे लगा रहता है। बिकॉज इसका जो सिंबल है वो ऐसा है जिसमें एक मछली दूसरे के पैरों को देख रही है। तो ये हमेशा एक लूप में रहे हैं पिछले टाइम में। इन्होंने एक लूप को फेस करा है जिसमें या तो ये किसी पर्सन के पीछे थे या कोई पर्सन इनके पीछे था, और उससे ये भाग रहे हैं। उस टाइप की पॉजिटिव एनर्जी से, उस टाइप के पॉजिटिव रिलेशन से ये भाग रहे हैं। बट ये है मेष के अंदर, इसलिए मंगल और वीनस का कनेक्ट है एक तरह का, और वो पॉजिटिव एनर्जी इन्हें इस जीवन में भी मिलती है।
और ये उससे इनको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस महसूस हो सकता है। तो जब भी शुक्र मेष के अंदर हो, आप उससे अगली राशि को देखिए, दैट इज द टॉरस। तो इन्हें चाहिए स्टेबिलिटी। इनकी इच्छा क्या है कि इन्हें स्टेबिलिटी मिले। शुरू में हो सकता है इनकी इच्छा ऐसी ना हो, शुरू में ये रिलेशन को मंगल की तरह लेते हैं, दे वांट टू एंजॉय, कि उसको ये इंजॉय करना चाहते हैं, ये अपने पार्टनर को, पर्सन को इंजॉय करना चाहते हैं। बट एट द एंड ये राशि मुझे स्टेबिलिटी की तरफ जाती हुई राशि दिखाई देती है, बिकॉज इसके अगली जो राशि है वो अर्थ तत्व की राशि है, उसके अंदर स्टेबिलिटी काफ़ी है। वो एक परिवार शुरू करना चाहती है, वो कुछ नया स्टार्ट करना चाहती है। तो मेष राशि में बैठा हुआ शुक्र इंडिकेट करता है कि ये पर्सन जो है, इन्हें पास्ट लाइफ में ऐसी ऊर्जाओं को झेल लिया है, ये उससे अब तंग आ चुके हैं। अब इनकी इच्छा क्या है कि ये किसी फैमिली को स्टार्ट करें, परिवार स्टार्ट करें, अपना कुछ निर्माण करें। तो इस तरह की ऊर्जाएं मेष राशि में आपको दिखाई देती हैं। इसीलिए यहाँ पर अश्विनी और भरणी 2 नक्षत्र हैं, और दोनों ही नक्षत्र कैसे हैं? दोनों ही नक्षत्र पेन के नक्षत्र हैं। दोनों ही नक्षत्रों में दुख है। भरणी के अंदर तो इंटेंस पेन है, अश्विनी के अंदर फिर भी कम पेन है, बट अश्विनी हीलिंग का नक्षत्र है। तो पेन इन्होंने महसूस कर लिया है, और उसको हो सकता है ये इस जीवन में भी थोड़ा थोड़ा महसूस कर रहे हो कि इन्हें रिलेशन के अंदर पेन दिखाई देता है। द पेन इज़ व्हेन द पर्सन सेज नो, कि फैमिली स्टार्ट नहीं करनी है। लाइक वो लूप को कंटिन्यू, जब भी ये देखते हैं कि एक लूप है जो चले जा रहा है, मान लीजिए एक रिलेशन है तो 2 साल से चल रहा है, 1 साल से चल रहा है, 6 महीने चल रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा, तो वो इन्हें पसंद नहीं आएगा। इन्हें हमेशा ऐसा पर्सन ढूंढना चाहिए जो कि इनसे कहे कि फैमिली को स्टार्ट किया जा सकता है। और यही इनका सबसे बड़ा फियर और सबसे बड़ा जॉय है, क्योंकि शुक्र से अगली राशि जो है वो वृषभ है। तो फैमिली को स्टार्ट करना, फैमिली की तरफ चलना, इनका लिए सबसे बड़ा जॉय, सबसे बड़ी पसंद जो है वो इसी तरह की बनती है। अगर आप मेष राशि से छठी राशि को देखें, दैट इज़ द वर्गो, एंड वर्गो स्टैंड्स फॉर द कार्मिक रिलेशंस, और वर्गो स्टैंड्स फॉर द परफेक्शन। सो इनका जो पार्टनर है काफ़ी परफेक्शन को प्रेफर करता है। उसके लिए परफेक्शन बहुत बड़ी चीज़ है। हर चीज़ में परफेक्ट बनना, हर चीज़ के अंदर परफेक्शन लाना, चेहरे पे कोई मार्क, कोई मोल, कोई निशान ऐसा भी हो सकता है इनके पार्टनर को। एंड द स्टिल आई थिंक मेष राशि में बैठा हुआ शुक्र की पार्टनर को हेल्थ के इशूज़ को भी इंडिकेट करता है। तो ये कुछ वेज हैं जिससे आप अपने स्पाउस, अपने पार्टनर के बारे में जान सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन से पॉसिबल रहता है कि रिलेशन की सबसे ज़्यादा संभावना ईस्ट से बनेगी, बट स्टिल प्लैनेट चार्ट के अंदर बैठकर अपनी दिशाओं को बदल लेते हैं। तो वहाँ आप बिल्कुल डायरेक्शन को ऐसे मत लीजिएगा कि सारे मेष में शुक्र वाले ईस्ट डायरेक्शन की यात्रा शुरू कर दें। बट हाँ, यहाँ यात्राएँ हेल्पफुल रहती हैं, और यात्राएँ करनी पड़ती हैं, और उन यात्राओं का मर्म भी यही होता है। देखिए, अगर कोई भी चीज़ लूप में चलेगी तो इन्हें पसंद नहीं आएगी। कर्क राशि हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है लूप बनाने से। इस राशि को चाहिए स्टेबिलिटी। इसे चाहिए कि बस आप मुझको स्टेबिलिटी ला के दे दो। दैट इज़ द टॉरस। इनका ध्यान कहाँ है? टॉरस की तरफ है। तो ऐसा इन्हें अपने जीवन के अंदर चाहिए। छठी राशि जो है वर्गो, ऐसा पर्सन आपको देखने को मिलेगा जो परफेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। और आपके पर्सन का हो सकता है, अगर कार्मिक रिलेशन है तो संभव है कि उसका जो साइन है वो जैमिनी भागों में से कोई हो, या बुध की एनर्जी उसके ऊपर हावी होंगी। तो बुध की जब भी दशा आए, बुध की हो सकता है आपके पार्टनर को दशा है, उसको अंतर्दशाएं आए, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये जज करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कार्मिक रिलेशन है या नहीं है। तो कार्मिक रिलेशन को अगर समझना है तो इस तरह से उसे आसानी से समझा जा सकता है। एंड यस, वीनस एरीज में बैठ के कॉज लिब्रा को देख रहा है। अगेन वो बात तो वही है, वो प्लैनेट का ध्यान कहाँ है? वो अपनी राशियों की तरफ उसका ध्यान है कि टॉरस और लिब्रा। तो वो चाहता वही है, दैट इज़ द कॉस्मिक मैरिज। की कॉस्मिक मैरिज हो, किसी भी तरह से वो विवाह के अंदर संबंधों का बदलना, निर्मित होना, वो इनकी मेन प्रायोरिटी होती है। वो इनको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा शुक्र मेष में बैठ के क्या कर सकता है? वेल, शुक्र मेष के अंदर बैठ कर मैरिज के अंदर डिले मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा ला के देगा। दो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कई रिलेशनों में चले जाते हैं, बिकॉज इसमें मंगल की ऊर्जा है। तो ये जाते हैं, कुछ मंथ लॉस हो जाते हैं, तो फर्स्ट इनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, इन्हें पूछना इस तरह से जाना चाहिए कि देयर इज स्टेबिलिटी है या नहीं है तो फिर वो पर्सन इनके लिए काम का नहीं है। और ये पर्टिकुलर चीज़ देखनी चाहिए कि बुध का इन्फ्लुएंस इनके पर्सन के ऊपर है या नहीं है। अगर उसके ऊपर बुध का इन्फ्लुएंस है, दैट कुछ श्योरिटी बनती है कि वो पर्सन जो है कार्मिक पर्सन आपके जीवन में हो सकता है। अगर यही शुक्र वृषभ राशि में हो तो देखिए, वृषभ राशि के अंदर बैठा हुआ शुक्र, पहला शुक्र जो है अपनी राशि के अंदर आ चुके हैं। और ये कैसी राशि है? ये शुक्र की वो राशि है जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि से ही षडाष्टक का संबंध बना के बैठती है। मूल त्रिकोण राशि शुक्र की अब आ गई है छठे भाव के अंदर, उससे ये 6-8 की फॉर्मेशन रखती है। तो शुक्र ने क्यों ऐसी राशि चुनी है, और शुक्र क्यों ऐसा करते हैं? अपनी राशि से इतना विरोध, अपनी मूल त्रिकोण राशि से इतना विरोध। वृषभ राशि किन नक्षत्रों से बनती है? कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। इसके अंदर के 2 नक्षत्र जो हैं वो ऐसे नक्षत्र हैं जो कि सेपरेशन और सर्च को दिखाते हैं। ये हमेशा सेपरेशन और सर्च को दिखाने वाली राशि है। इनकी सर्च जो है वो कंटिन्यूस होती है। अब अगर आप शुक्र को देखें, वृषभ राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि शुक्र साहब वृषभ राशि के अंदर बैठा हुआ है, वृषभ के इन्फ्लुएंस होने चाहिए, पार्टनर चार्मिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स में होना चाहिए, आर्ट का कुछ ना कुछ तत्व उसके अंदर होना चाहिए, फैमिली मैन होना चाहिए, स्टेबिलिटी को प्रेफर करने वाला होना चाहिए। ओके, ये कुछ बेसिक तत्व है। अगर आप इससे पिछली राशि को देखें कि शुक्र ने क्या है, शुक्र के माइंड में क्या शुक्र ने स्टोर कर रखा है अपने अंदर, क्या आपने महसूस करा है पास्ट में, तो वो मेष राशि है।
और मेष राशि ने क्या महसूस करा है? मेष राशि ने महसूस करा है डीले को, मेष राशि ने महसूस करा है फास्टनेस को, मेष राशि ने महसूस करा है कहीं ना कहीं मंगल की एनर्जीज को, कि पास्ट में जो संबंध थे उनके अंदर मंगल की एनर्जीज डोमिनेंट थी, मंगल की एनर्जीज सब कुछ को डोमिनेट कर रही थी। हो सकता है पास्ट के अंदर, लाइक पास्ट लाइफ के अंदर, या पास्ट अभी भी अगर आप पास्ट को देखें तो पास्ट के अंदर का जो पर्सन हो थोड़ा सा एब्यूजिव हो गया हो। मेष में वो मंगल की ऊर्जाएं हैं, अगर वहाँ कोई ऐसा मैलेफिक प्लैनेट बैठा है तो इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। थोड़ा एंगर के इश्यूज रहे हो, थोड़ा चीज़ों में स्टेबिलिटी नहीं रही हो, थोड़ा मंगल के कारण ऊर्जा एनर्जी डिस्टर्बेंस के कारण समस्याएं आई हों और आपने वहाँ पेन महसूस करा है। इसीलिए शुक्र जब वृषभ में आ गया, इसने अपने आप को उस पेन से दूर करने की कोशिश करी है, अपनी राशि में आके कोशिश करी है। तो यहाँ के जो पर्सन होते हैं ऐसे पर्सन की तलाश में होते हैं, और ऐसा पर्सन मेनली इनके जीवन के अंदर आता है जो इनको वो हीलिंग जो है वो प्रोवाइड कर सके, जो इनको एक बेटरमेंट काम एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सके। यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र एक नक्षत्र पर्टिकुलर को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, दैट इज़ द रोहिणी। तो रोहिणी को तो सारे ही प्लैनेट हैं जो रोहिणी के पीछे लगे हैं, हर प्लैनेट यहाँ पे एंजॉय करता है। रोहिणी प्रोवाइड्स व्हाट? रोहिणी प्रोवाइड्स व्हाट नॉट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में जो नहीं है रोहिणी के पास वो है, रोहिणी के पास वो है जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सके। तो यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र ऐसा ही पर्सन चाहता है। अगर आपका पर्सन बहुत ज़्यादा प्लस माइनस करता है, लाइक आप कुछ कितना भी कर लो बट कमियाँ निकालता है, तो वो पर्सन आपके लिए नहीं है। बिकॉज यहाँ के जो नक्षत्र हैं वो ऐसे नक्षत्र हैं जो सर्च करते रहते हैं, तो इनकी सर्च हमेशा चलती रहती है। इसको तो आप बात मान लीजिए, अगर आप करते हो कि मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ, मैं बहुत सर्च करता हूँ, ये इस प्लानट का इस राशि के अंदर आके स्वभाव बनता है। वो आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, वो द प्लानट है वो इस राशि के अंदर ये करता ही है। हाँ, इसको ऐसा पर्सन चाहिए, इनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग उन लोगों के साथ हो सकती है जो कर्क की राशि का इन्फ्लुएंस करके लाएं, जो वाटर के एलिमेंट को लेके आए, बिकॉज वाटर इनको नरिशमेंट दे देता है। तो इन्हें नरिशमेंट की तलाश जो है इस राशि को सबसे ज़्यादा है, इसीलिए ये अर्थ तत्व की राशि। अर्थ को क्या चाहिए? वाटर चाहिए। अगर वो वाटर पॉल्यूटेड है तो इनके लिए खतरनाक है। वाटर होना चाहिए प्योर वाटर, तो प्योर रिलेशन, प्योर एनर्जीज, प्योर कनेक्शंस की तलाश इनको हमेशा बनी रहती है। और रोहिणी को ये एंजॉय करते हैं, तो ऐसा पर्सन चाहिए। इनमें 10 कमियाँ हैं बट वो इनकी कमियों को छोड़ के इनकी अच्छाइयों को बताए। ये इस राशि का मूल तत्व है कि ये इस राशि को चाहिए ही चाहिए। इनसे अगली राशि कौन सी है? जामिनी राशि। तो ये तो हुआ प्रेजेंट। अब रिलेशन जा कहाँ रहा है? जामिनी के अंदर ड्युअलिटी है, जामिनी के अंदर कैलकुलेशंस है, जामिनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिलेमा है। तो ये चीज़ें इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। और इनका रिलेशन के अंदर मेन इश्यूज़ क्या होते हैं? ड्युअलिटी का आ जाना, डिलेमा का आ जाना, कन्फ्यूज़न का आ जाना, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स का हो जाना। जामिनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी दिखाती है, या किसी दूसरे पर्सन का भी इनके जीवन में होना या इनके पार्टनर के जीवन के अंदर होना। डोंट टेक मी रॉन्ग, बट वृषभ के अंदर कई बार शुक्र मैंने देखा है कि चीटिंग्स को दिखाता है। ये क्यों दिखाता है? बिकॉज इनकी अगली राशि जो है वो जामिनी है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई पर्सन चीट नहीं कर रहा बट आपको ऐसा महसूस होने लगा कि कर रहा है, तो ये इस राशि के अंदर हो सकता है। इससे हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, थोड़ा सा हमें इस पर्टिकुलर एनर्जी से बच के रहना चाहिए। बुध की राशि है तो बुध इज मतलब अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है पर्सन, अच्छा कनेक्शन दिखाने वाला हो सकता है पर्सन। अब यहाँ तो वृषभ शुक्र की राशि है, बट इससे अगली राशि के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तत्व भी, बुध की एनर्जीज भी आपको आपके पार्टनर में दिखाई देंगी। इनके लिए बेस्ट टाइम कार्मिक रिलेशन का ढूंढना उस समय चाहिए जब शुक्र की दशा इनको चल रही हो, शुक्र की सब दशा इनको चल रही हो, या इनके पार्टनर के चार्ट में शुक्र डोमिनेट करता हो, या शुक्र की दशा या सब दशा हो। वो पर्टिकुलर पर्सन ही आपके लिए आपका एक कार्मिक कनेक्ट जो है वो बन के निकल के आ सकता है। तो ये एक वे है कि शुक्र किस प्लैनेट के किसी एनर्जी के साथ प्रारब्ध कार्मिक रिलेशन को दिखाता है। यहाँ पे अगर शुक्र बैठे हुए हैं तो वो स्कॉर्पियो को हमेशा देखते रहते हैं, और यहाँ पे बैठा शुक्र जिस राशि को देख रहा है, आप सोचिए अगर शुक्र स्कॉर्पियो को देख रहा है तो वो स्कॉर्पियो से कुछ चाहता है। और वो क्या चाहता है स्कॉर्पियो से? स्कॉर्पियो के अंदर क्या है ऐसा? स्कॉर्पियो के अंदर गहरा ज्ञान है, गहरी फिलोसॉफिकल बातें जो हैं वो स्कॉर्पियो से निकल के आती हैं। तो अगर ऐसा पर्सन आपको कोई मिले जो गहरी बातें करे, गहरी फिलोसॉफिकल बातें करें, तब मटेरियल में स्कॉर्पियो वर्क ही नहीं करती, स्पिरिचुअल बातों में ये वर्क करती है। तो वो पर्सन जो है वही आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकता है। तो ऐसे पर्सन को मत देखिए जो ओवर रिच है, ओवर है, सब कुछ है, बहुत शानदार है, बट ऐसा पर्सन होना चाहिए दैट कैन मेक यू फील। रोहिणी नक्षत्र के पास होने को ऐसा कुछ पावर नहीं है, बट रोहिणी नक्षत्र वो आपको महसूस करा सकती है जो आपके पास नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बैठा चंद्रमा अपनी सारी कमियों को खो देता है, इसीलिए वो उच्च का हो जाता है। बिकॉज ये रोहिणी नक्षत्र की आदत है, ये उस कमी को ढक देती है। तो ये कमियों को ढकने वाला पर्सन हो, आपने एक रिच पर्सन देख लिया, बहुत हाईली एजुकेटेड या बहुत हवा में पर्सन है, और आप सोच रहे हैं ये मेरी हेल्प कर देगा, वो नहीं कर पाएगा। अगर वो पर्सन कमियाँ निकालने वाला है, अगर उसके साथ रह के 2 कमियाँ बाहर आती हैं, तो ये प्लैनेट इस राशि में सुख प्राप्त कर नहीं सकता।
इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि कमियों के बारे में जिसका ध्यान ही ना हो। और वो कुछ ही राशियाँ हैं जिनका कमियों के बारे में कभी ध्यान ही नहीं होता, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कमियाँ हैं या नहीं है। तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वाटर के साथ। और वाटर प्योर होना चाहिए। वाटर ऐसा ना हो कि जो इनके साथ पास्ट में हुआ है वो वापस होने लग जाए। मैंने आपको बता दिया, यहाँ चीटिंग की संभावनाएं जो है वो इनके लिए सबसे खतरनाक रहती हैं, बिकॉज ये पास्ट में आ रहे हैं मंगल के साथ से। तो वो फियर, वो अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। वो मंगल का जो है ना कट, वो अभी भी बना हुआ है। तो उससे इन्हें बच के रहना चाहिए। हमेशा उसको ऐसा रखिए कि साइड पे रखिए कि ये बस ये ना हो, और जो कुछ होना है सो हो जाए, बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुक्र वृषभ में बैठ के क्या अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत शानदार परफॉर्म करते हैं। द पर्सन यू आर कनेक्टिंग टू, अगर ऐसे पर्सन से जुड़ रहे हैं जो सब कुछ है और आपको ऐसा महसूस हो कि ये मेरी कमियां दूर कर देगा, दैट नॉट गोइंग टू हैपन। यहाँ कमियों को दूर करने की जगह कमियों को ढकना अगर किसी पर्सन को आता है तो वो आपके लिए बेस्ट पर्सन है। कमियाँ अगर नहीं ढक पाएगा वो रिलेशन वर्क नहीं कर सकता। दिस इज़ विद प्लैनेट वीनस इन टॉरस राशि। इसीलिए ये राशि जो है वो बैल तत्व को अपने अंदर समाहित रखती है। द बैल इज़ लाइक वन ऑब्जेक्ट। सो फॉर द मिथुन राशि, देखिए शुक्र जो है वो बुध के साथ बहुत अच्छे संबंध रखता है। शुक्र बुध का मित्र है। जब भी वृषभ राशि की बात की जाती है तो कन्या राशि जो है वो 5th हाउस में आ जाती है, और मिथुन राशि वृषभ राशि के साथ साथ चलती है। शुक्र को मिथुन राशि इतनी पसंद है कि ये हमेशा उसे अपने साथ साथ रखते हैं, ये हमेशा उसके साथ संबंध को बना के रखते हैं। अब यहाँ शुक्र बुध की राशि के अंदर बैठा हुआ है, और बुध के सामान्य तत्व जो हैं आपके पार्टनर के अंदर परिलक्षित होंगे। वो दिखाई देंगे आपको अपने स्पाउस के अंदर, अपने पार्टनर के अंदर, कि बुध का इन्फ्लुएंस है। क्या चीज़ है जो शुक्र को बुध की राशि में बैठने को मजबूर कर रही है? क्यों शुक्र बुध की राशि में है? क्यों वो वृषभ में नहीं है? क्यों वो कर्क के अंदर नहीं है? शुक्र अगर बुध की राशि के अंदर है तो उससे जो पिछली राशि है वो वृषभ राशि है। तो मतलब पास्ट रिलेशंस के अंदर आपने वो वृषभ राशि के तत्व काफ़ी झेल लिए। आपने सर्च कर लिया अपने पार्टनर को, आपने काफ़ी सोलमेट एंड इनके बारे में सोच लिया। आपने सोच लिया एक फैमिली मैन के बारे में कि एक फैमिली मैन होना चाहिए, एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो शुक्र की ऊर्जाओं को रोके, जो काफ़ी चार्मिंग हो, जो दिखने में अच्छा हो, जो मतलब जिसके अंदर वो स्पार्क हो। तो ऐसे पर्सन आपने पास्ट लाइफ में काफ़ी तलाश कर लिए। अभी भी इन लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में रहता है। ये जैसे ही बात होती है सोलमेट की, जैसे ही बात होती है कि ये पर्सन मेरा पर्सन है या नहीं, मतलब फैमिली मैन टाइप का पर्सन है या नहीं, इनकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। मैं इसलिए काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है जिसको भी मिथुन राशि के अंदर ही शुक्र है, और हो सकता है वो इस समय सेशन को देख रहा हो। तो मैं तो यही कहता हूँ कि इस राशि ने राहु को जन्म क्यों नहीं दिया, क्यों दिया? राहु का प्रथम नक्षत्र आद्रा स्टार्ट्स फ्रॉम द मिथुन राशि। मिथुन से ही आद्रा बना है। आद्रा के अंदर राहु बहुत छोटा है, राहु एक बच्चा है आद्रा के अंदर। दैट आस्किंग द नेम फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा कि ब्रह्मा मुझे नाम दे दीजिए। सो नामकरण भी यहीं से होता है, आज जैमिनाय से ही नाम होता है। तो अगर ये राशि जो है वो शुक्र को लेके बैठी हुई है तो इसका मतलब है इसके अंदर आद्रा का इन्फ्लुएंस आएगा, इसके अंदर एयर तत्व आएंगे। और एयर के मतलब है एक्सपेंशन, एयर का मतलब है ग्रोथ। इसीलिए ये डुअलिटी की राशि है। यहीं से ही द्विस्वभाव राशियों का उदय होता है। द्विस्वभाव राशियाँ, उपापचय राशियाँ, उपापचय भाव, सब में पहली चीज़ क्या है? 3 नंबर, 3। तो 3 का मतलब है एक्सपेंशन, 3 का मतलब है ग्रोथ, 3 का मतलब है बढ़ना। और यहाँ पे शुक्र बैठे हुए हैं तो एक से अधिक पर्सन जो है जीवन के अंदर हो सकता है, एक से अधिक रिलेशन लाइफ के अंदर हो सकता है। इनके हर रिलेशन में, इनके हर पार्टनर के अंदर वो एक्सपेंशन का तत्व आपको दिखाई देगा। इन्होंने पास्ट में देख लिया फैमिली मैन, इन्होंने काफ़ी देख लिया। इसीलिए इस राशि के अंदर इच्छाओं की शुरुआत होती है। अब इनकी इच्छाएँ हैं कि ये पर्सन मुझे मिल सकता है या नहीं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पर्सन क्या है, उसके साथ फैमिली बनेगी या नहीं बनेगी, उन चीज़ों से अब ये दूर है, या सोलमेट है या नहीं, कोई उस बात का कुछ सोचना ही नहीं है। सबकॉन्शियस में है, पहले देख लिया। अब क्या है, अब अपनी इच्छाएं हैं। इसीलिए बैठा हुआ, यहाँ बैठा हुआ शुक्र कई बार कह देते हैं कि ये लोग जो हैं अपनी इच्छाओं के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको अपनी इच्छा, इनकी इच्छाओं का जन्म है। ये फीमेल, ये मेल जीवन के अंदर हो सकता है या नहीं, बस आ गया। उसके बाद इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो हो सकता है या नहीं, ये मेन क्वेश्चन है। ये इच्छा मेन क्वेश्चन है। और हर रिलेशन में यही पैटर्न मिलेगा। हर रिलेशन, जितने इनके रिलेशन बनेंगे, इन्हें खुद नहीं पता ये क्यों मनाते हैं, बट वो पैटर्न एक ही है, ये आ सकता है या नहीं, ये आ सकता है या नहीं लाइफ में, बस आ गया। उसके बाद इन्हें कोई फ़र्क नहीं आया तब भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं। बस ये अपने उस पोटेंशियल को चेक कर रहे हैं। ये एक तरह से अपने पोटेंशियल को चेक कर रहे हैं कि ये मेरी लाइफ में आ सकता है या नहीं, मैं इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ या नहीं, मेरी पर्सनालिटी इतनी सुपीरियर है या नहीं। तो ये अपनी पर्सनालिटी को चेक करने वाला शुक्र है। इसीलिए मैंने कहा यहाँ आद्रा नक्षत्र क्यों आता है। द आद्रा नक्षत्र इज़ द पॉसेसिव नक्षत्र, एंड ये खुद से प्यार करने वाले लोग हैं। इन्हें प्रेम तो है,
बट वो खुद से है, इसीलिए ये अपनी सुपीरियरिटी को चेक करते रहते हैं, ये पर्सन मुझे मिल सकता है या नहीं, ये पर्सन मेरे जीवन में आ सकता है या नहीं। तो ये एक व्यवस्था है जो जेमिनी के साथ चलती रहती है। जेमिनी के अंदर नक्षत्र किस तरह के आते हैं, शुरुआत ही मृगशिरा से हुई है, शुरुआत ही सर्च से हुई है, नंद आद्रा नंद पुनर्वसु। तो क्या रिलेशन बिल्कुल स्मूथ चलेगा ना, स्मूथ नहीं चलेगा, उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आएंगे। फ्लक्चुएशन का कारण क्या है, क्या पार्टनर की वजह से आएंगे ना, क्या किसी और की वजह से आएंगे, नहीं, इनके स्वयं के स्वभाव की वजह से। इनका स्वयं का स्वभाव क्या है, ये एक्चुअली अपनी पावर को चेक कर रहे हैं, और पावर चेक करने का एक तरीका है कि इन्होंने इच्छा जनरेट करी, अब ये पूछते हैं कि ये इच्छा पूरी होगी या नहीं, ये मिलेगा या नहीं, मिल गया तो मतलब मैं पावरफुल हूँ। और एक बार इन्हें ये पता लग जाता है पावरफुल है, उसके बाद इन्हें कोई ना परेशानी ना कुछ इन्हें सोचना। तो ये एक पैटर्न है जो इन्होंने बना रखा है। मैं तो यही कहता हूँ, मेरे दोस्त से भी यही कहता हूँ कि इस पैटर्न को आपको थोड़ा डंप करना चाहिए, थोड़ा इसको दबाना चाहिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे रिलेशंस को लंबे समय तक खींच सको। अदरवाइज आद्रा और पुनर्वसु है, फिर वो डिस्टर्बेंस, और फिर आप रीबिल्ड करते रह जाओगे रिलेशंस को। इससे अगली राशि कौन सी, अगली राशि इज़ द कैंसर। कैंसर इज़ द वाटर के अंदर नरिशमेंट है, तो इनको हमेशा ऐसा पर्सन चाहिए जो इनको नरिश कर सके। आफ्टर रिलेशन जो है वो नरिशमेंट काफ़ी ज़्यादा है, और इन्हें नरिशमेंट हमेशा चाहिए, इन्हें नरिशमेंट होना पड़ेगा कि मतलब इनका पर्सन इनकी या तो तारीफ़ों के पुल बांधे या कुछ भी ऐसा करे जो इन्हें नरिशमेंट दे। और इसी राशि में नरिशमेंट की कमी इसलिए वजह से है कॉज आद्रा नक्षत्र में राहु रोता हुआ, रुद्र का अवतार रोता हुआ ब्रह्मा से मांग रहा है नाम, कि मुझे नाम दे दो। तो इन्हें वो नरिशमेंट चाहिए। इन्हें एक बार कहीं से नरिशमेंट मिल गया, कहीं से प्योर कनेक्शन मिल गया, दैट द कनेक्शन लाइक थिंग्स नथिंग अबाउट कि कितना इनके पास वेल्थ है, कितना फाइनेंसेस लेके डोल रहे हैं, कितने इनके चार्म है, ब्यूटी है, उसको कुछ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो पर्सन इनके लिए है। तो मैं इनसे कहता हूँ कि हमेशा ऐसे पर्सन की तलाश करो जो तुम्हारे लाइफ में आने में या तो टाइम ले, या फिर तुम्हारी लाइफ में जब आए तब वो वाटर को बहुत ज़्यादा लेके आए, वो नरिशमेंट को अपने साथ लेके आए, और उसके फ़र्क ना पड़े कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी समाज में क्या वैल्यू एंड ऑल है। बिकॉज ये राशि कैसी है, ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव राशि है। इनसे अगर आप बात भी करो, अगर इनसे पेंसिल भी ले ली ना, तो ये सोचेंगे हो सकता है पेंसिल की वजह से दोस्ती कर रखी हो। गलत मत लीजिएगा आप इस बात को, बट दिस इज़ द राशि, उसके अंदर है तत्व। हमारी भी कुछ राशियाँ हैं, उनके अंदर प्लस माइनस हैं, तो इसकी जो कमियां हैं वो बस इतनी सी हैं, और इन्हें निकाल देना चाहिए। अदरवाइज़ इनको अपने पार्टनर में मृगशिरा शक चलता रहता है, दौड़, एक अंतहीन दौड़ में लगे रहते हैं, क्यों ये मेरे जीवन में है। तो उससे इन्हें थोड़ा बचना चाहिए। आई थिंक इन राशि का सबसे अच्छा कनेक्ट किन लोगों के साथ बैठ सकता है, मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो के साथ, जो कि इनके जीवन में लूप जनरेट करते रहें। अब लूप का मतलब क्या है, मतलब इनको बहुत अच्छा लगता है डिटेक्टिव बनना, हम खोजें। तो इनका पर्सन ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर स्कॉर्पियो का बहुत इन्फ्लुएंस हो, मतलब चीज़ों को हाइड करता हो, उसकी छोटी छोटी बातें सस्पिशियस हो, या फिर एस्ट्रोलॉजी के अंदर हो, या फिर कहीं ऑकल्ट के अंदर हो। ऐसा पर्सन इनके लिए ऐसा है कि बस ये अमृत तुल्य पर्सन है। इसकी तलाश इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वही पर्सन इन्हें हेल्प कर सकता है। अदरवाइज़ एक सामान्य, एक नॉर्मल पर्सन मिल गया, एक ऐसा पर्सन मिल गया जो आपके बस फाइनेंसेस के पीछे है, आपके पास चार्म या लुक के पीछे है, तो थोड़े दिन वो चलता है, थोड़े दिन तो चलता है, बट उसके बाद इच्छा ख़त्म और वो खेल और व्यवस्था ख़त्म। उससे इन्हें बचना चाहिए। अदरवाइज़ ये राशि जो है वो ट्रॉमास को छोड़ के जाती है, इच्छाओं का ट्रॉमा यहाँ पे बन जाता है। इसीलिए इसे डुअलिटी की, डिलेमा की राशि कहते हैं। पुरुष स्त्री की राशि यही है, यहीं से पहला सिंबल पुरुष और स्त्री का शुरू हुआ है। तो ये राशि रिलेशनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बट द थिंग इज़ कि ऐसा पर्सन ढूंढिए जो कि नरिशमेंट एंड ऑल को आपके जीवन के अंदर लेके आए, ना कि किसी चीज़ के बिहाइंड हो या किसी चीज़ के पीछे हो। अगर हम कर्क राशि की बात करें कि चलिए ठीक है साहब, मेरा शुक्र तो कर्क में है। देखिए, शुक्र अगर कर्क राशि के अंदर है, शुक्र का कर्क राशि के अंदर होना, किसी भी ग्रह का कर्क राशि के अंदर होना अपने आप में अतुलनीय है। मतलब ये एक सामान्य राशि नहीं है, ये एक सामान्य राशि नहीं है। इस राशि के अंदर गुरु उच्च के होते हैं। भाग्य का स्वामी भी इस राशि पर निर्भर है। भाग्य का स्वामी, सोच के देखिए, भाग्य इस राशि पर निर्भर है। ये राशि बताएगी कि भाग्य ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो शुक्र जब कर्क राशि में आए तो ये एक ऐसी व्यवस्था बनाता है प्लैनेट। कितना इमोशनल है इसकी गहराई नहीं नापी जा सकती, कितना स्वीट है, कितना सॉफ्ट है, गहराई नहीं नापी जा सकती। आप खुद इतने सॉफ्ट, स्वीट हैं, इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, इसकी मैं कह रहा हूँ आप गहराई नाप ही नहीं सकते। कर्क राशि की गहराई, मदर के प्रेम की गहराई को नापना असंभव है, और वो गलत काम हमें नहीं करना चाहिए। तो इनकी प्रेम की, इनके लगाव की गहराई असीम है, असीम गहराई को लेके ये बैठे हुए हैं। ये ऐसे पर्सन है जो सेल्फलेस होता है। इनको ये सेल्फलेस है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला किस चीज़ के पीछे है, या सामने वाला कैसा दिखता है, कैसा है ना। ये ना पूछते, नाम भी ना पूछे और प्रेम कर ले, ये वो राशि है। ये बिन फोटो देखे, बिन नाम देखे, बिन पता पूछे कहीं भी चल देते हैं, कहीं भी कनेक्ट बना लेते हैं। ये उस तत्व की राशि है। इसके अंदर से जल का उद्गम है। जल का जो शुरुआत है ना, जल की, प्योर जल की, वो यहीं से होती है।
दिस इज़ लाइक द जो रिवर गंगा है, अगर गंगोत्री कोई पूछे कि गंगोत्री कौन सी राशि हो सकती है, तो आई एम सेइंग कर्क राशि हो सकती है, बिकॉज कर्क से ही जल का प्रवाह शुरू होता है। हर जल, हर नदी का प्रवाह कर्क से स्टार्ट होता है। तो इस राशि के अंदर बैठा हुआ शुक्र आपको तो एक बहुत शानदार पर्सन बनाता है। शानदार पर्सनालिटी होती है, ऐसी पर्सनालिटी जो दुश्मनों को अपना बना ले। क्या ये मैरिज में रिफ्लेक्ट होगी? वाल मैरिज के अंदर ये रिफ्लेक्ट होती है। और इनकी मैरिजों के अंदर अगर गुरु उच्च का ना हो और गुरु षडबल में कमज़ोर हो जाए, तो मुझे नहीं लगता ये सेम कास्ट सेम कल्चर पे जाकर टिकेगी। हाँ, गुरु मजबूत हो, गुरु देख रहा हो, या गुरु की कोई व्यवस्था हो तो बात अलग है, बट अगर नहीं है कि साहब मेरा तो गुरु पिट गया, कमज़ोर है, तो अब फिर ये बात मान लीजिए अरेंज मैरिज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इस व्यवस्था में। ये राशि ऐसे संबंधों को देख रही है जो प्योर संबंध हो, इसको प्योर संबंध चाहिए। अगर संबंध प्योर नहीं है तो ये ना इन्हें फाइनेंस से मतलब, ना इन्हें लुक से मतलब, ना इन्हें चार्म से मतलब, ना इन्हें किसी भी व्यवस्था से इन्हें कोई मतलब नहीं। प्योर कनेक्शन इन्हें चाहिए। इससे पास्ट राशि कौन सी है? पास्ट राशि है जामिनाई। तो जामिनाई में कैलकुलेशन था, इनके साथ पास्ट में हो चुका, ये काफ़ी कर चुके कैलकुलेशन को, ये सर्च कर चुके, ये काफ़ी ये सोच चुके ये पर्सन मेरे पीछे क्यों है, या रिलेशनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग पास्ट में रह चुकी है। तो अब इन्होंने अपनी तरफ से ना सोचना ही बंद कर दिया। शुक्र कर्क में आके अब शुक्र कर्क के भी मेरे कुछ ऐसे जानकार हैं, मित्र हैं, जैसे हमने सोचना ही बंद कर दिया है। हम नहीं सोचते, हमने सोचना विचारना बंद कर दिया। इस राशि की यही एक व्यवस्था है। इसीलिए ये राशि के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आ सकते हैं, बिकॉज ये जज ही नहीं करते। इनने जजमेंट बंद कर दिया 10-15 साल पहले ही, ये करते ही नहीं है जज। अब ये सब अच्छी व्यवस्था बन गई। अब कुछ आगे का अगर हम देखेंगे, दैट इज़ द सिंह राशि, और यहीं से पहला गंडांत आता है। इस गंडांत में दो चीज़ हटती हैं, हर गंडांत पे कुछ सेपरेट होता है, हर गंडांत में एक सेपरेशन आता है। इस गंडांत में क्या सेपरेट होगा? फिजिकल बॉडी और इमोशनल बॉडी अलग अलग हो जाएंगी। और लियो से यात्रा शुरू होती है फिजिकल बॉडी की। लियो के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस एंड ऑल नहीं है, बिकॉज उसको पावर माइंडेड राशि है। तो इनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इनका जो पार्टनर है, इनका जो स्पाउस है, या ये जिसके साथ संबंध में है, वो पावर माइंडेड है, उसको पावर मैटर करती है। अगर वो प्योर कनेक्शन नहीं है, उसको ये इनसे ज़्यादा इनके साथ आती हुई पावर से लेना देना है। अगर ऐसा हो जाता है तब फिर ये संबंध आगे नहीं चल पाते। यही एक सैड बात होती है, ये एक बहुत सैड बात होती है कि वो पावर माइंडेड क्यों है, वो मेरी तरह क्यों नहीं है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि वो मेरी तरह क्यों नहीं है। जैसे मैं नहीं सोचता ऐसा, पर ये हो नहीं सकता, मतलब अपना पर्सन अपने प्लैनेटों को लेके घूम रहा है, तो वो पावर माइंडेड क्यों है? उसको पावर इतना मैटर क्यों करती है? उसको हर चीज़ इतना मैटर क्यों करती है? उसको लुक्स इतने मैटर क्यों करते हैं? वो हमारी तरह ब्लाइंड लव, ब्लाइंड कनेक्शंस, ब्लाइंड रिलेशंस में विश्वास क्यों नहीं करते? ये इनके मेन क्वेश्चंस होता है, ऐसा क्यों है? द रीज़न इज़ कि दैट इज़ द गंडांत। तो एक गंडांत को आप क्रॉस कर रहे हैं, गंडांत को आप ट्रांजिट करने वाले हैं, तो इन्हें पोस्ट रिलेशन पे ध्यान देना चाहिए, पोस्ट मैरिज पे ध्यान देना चाहिए, पोस्ट 6 मंथ 7 मंथ पे ध्यान देना चाहिए कि होगा क्या, दैट द पर्सन इज़ डूइंग व्हाट। और अगर इनको ऐसा पर्सन ना मिले जो कि क्या है कि भाई ठीक है, मतलब पावर माइंडेड नहीं है, ट्रू लव है, तो सब कुछ ठीक है, अदरवाइज़ फिर इनको डिस्टर्बेंस आता है। फिर यहाँ पे डीले भी आता है, और शनि का आपको पता है चंद्रमा से क्या बहर है, तो शनि क्या करता है? डीले दे देता है। बस ये एक व्यवस्था है इस राशि के साथ। इस राशि को बहुत सोच समझ के मैरिज के निर्णय लेने चाहिए, बहुत सोच समझ के। और जो भी होगा, अगर एक बार इनका ये शुक्र पीड़ित हो गया, अगर ये एक बार किसी प्रेम संबंध में धोखा खा गए, झटका खा गए, मैंने ये राशि के लोग अपने बैलेंस तक को खोते देखे, वो बैलेंस ही खो देते हैं। तो इसीलिए ये राशि मैं देखते ही आ जाता हूँ, ब्रदर तुम कनेक्ट बनाए रखना। मतलब ऐसा नहीं है कि और लोग कनेक्ट ना बनाए, तुम कनेक्ट बनाए रखना, तुम देखते रहना, कंसल्टेशन भी लो तो भी डिस्कशन जारी रखना। और अगर एक बार तुम्हारी इस प्लैनेट ने झटका खा लिया, तो फिर वो तुम्हारी पूरी लाइफ के स्ट्रक्चर को तबाह कर जाएगा। तो बस ये एक व्यवस्था, इससे डरना नहीं चाहिए, हाँ प्रिकॉशन लेनी चाहिए। डरिए मत, प्रिकॉशन जरूर लीजिए, तो यही एक काम है जो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अगर किसी को ना पता हो और फिर तो वो बेचारा पीड़ित ही रहेगा। अब आपको ये पता है कि ऐसा है तो उससे बचना चाहिए। पोएटिक होते हैं, बिना सोचे समझे जंप कर देते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला कैसा है, इनको चाहिए प्योर लव, बस उसकी तलाश के अंदर ये भटकते हुए हैं। मोस्टली इन्हें अपनी मदर से ऐसा मिल जाता है, तो मदर के साथ संबंध तो खैर होते ही हैं जब भी शुक्र कर्क राशि में हो। तो धनु राशि के साथ कार्मिक संबंध बनते हैं, 9 नंबर के साथ कार्मिक संबंध बनते हैं। एंड जब भी गुरु की दशा में आएंगे, या बुद्ध की दशा के अंदर आएंगे, या फिर किसी स्पिरिचुअल प्लैनेट की दशा के अंदर आएंगे, आप होंगे या आपका पार्टनर होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। कॉज कर्क राशि स्पिरिचुअल एनर्जीज़ की राशि है, भाग्य की राशि है, तो यहाँ ऐसा होना चाहिए जनरली। तो जैसे ही आपका पार्टनर गुरु के इन्फ्लुएंस में आएगा, कार्मिक कनेक्शन अपने आप बनने
लग जाएंगे। और प्रारब्ध कार्मिक कनेक्शन, ऐसा नहीं डिसअपियर होने वाले, प्रारब्ध एक बार बन गए फिर गए, अगले जीवन तक चलेंगे, इस तरह के संबंध। अगर हम बात करें सिंह राशि की कि सिंह में बैठ के क्या होता है, सिंह राशि में बैठा हुआ शुक्र और कर्क राशि में बैठा हुआ शुक्र सबसे ज़्यादा सेंसिटिव शुक्र होते हैं। दो ये फायर तत्व की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि का उदय हो चुका है, अग्नि अपने पूरे प्रभाव के अंदर जो है वो सिंह में ही रहती है। हाँ, अग्नि का फ़र्क है, मेष की अग्नि अलग तरह से जलाती है, सिंह की अग्नि अलग है, और धनु की अग्नि ज्ञान की अग्नि है। सिंह की अग्नि किस तरह की अग्नि है? सिंह की अग्नि है प्रैक्टिकल अग्नि। कई लोग देखे होंगे आपने, प्रैक्टिकल माइंडेड होते हैं। वो प्रैक्टिकल मतलब वो आपसे बात करने की जगह टेक्स्ट में क्या लिख रहा है इसे पढ़ेंगे। उनको प्रैक्टिकल होना है, उन्हें जाने कितना प्रैक्टिकल होना है। उनके अंदर इमोशंस आप कम कर दीजिए, प्रैक्टिकलिटी बहुत बढ़ा दीजिए। इसी राशि में सेपरेशन हुआ है, इसी राशि में एक गंडांत पड़ा है। इस राशि का 7 ही गंडांत से शुरू हुआ है। और गंडांत में क्या होता है? कुछ लोग पूछते हैं गंडांत में तो आप धागे खुल जाते हैं। गंडांत में कोई धागा है, कोई गांठ है, वो खुल जाएगी। हमें लाइक व्हाट गांठ है जो खुल जाएगी? हर गंडांत पे एक सेपरेशन है। तो फिजिकल बॉडी और इमोशनल बॉडी के बीच का सेपरेशन हो चुका है। मदर ने इमोशनल बॉडी को होल्ड कर लिया है, कैंसर ने, यहाँ पे फिजिकल बॉडी आ गई है। इसीलिए फादर की राशि, और आप लोग सुना भी होगा कि फादर के अंदर मतलब पुरुष पक्ष के अंदर इतने ज़्यादा इमोशंस नहीं होते। तो आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग, बट ऐसा कहते हैं। तो यहाँ से वो प्रैक्टिकलिटी शुरू होती है, यहाँ से आप सोसाइटी को फेस करने लगते हैं। तो जब शुक्र यहाँ पे होता है, ये शुक्र को चाहे तो यूटिलाइज़ कर लें और चाहे तो शुक्र ही नहीं यूटिलाइज़ कर लें। यूटिलाइज़ करना क्या है कि अगर ये पावर में बहुत ऊपर तक चले गए, मीन्स काफ़ी अच्छे इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन गए, तब ये शुक्र को यूटिलाइज़ करते हैं। ये काफ़ी अच्छा नेम फेम कमा सकते हैं, मीडिया इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा नेम फेम कमा सकते हैं, पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छा नेम फेम कमा सकते हैं, किसी बिजनेस स्टोर में, कॉरपोरेट के अंदर। इन्होंने शुक्र को यूटिलाइज़ कर लिया। अगर शुक्र इन्हें यूटिलाइज़ करने पे आ गया तो इन्हें रिलेशन में ऐसे झटके ला के देगा कि इनकी जो पावर का जो ये चढ़ना चाह रहे थे लैडर, उसमें ये नीचे आ जाएंगे। ये दोनों का एक डिस्प्यूट यहाँ चलता रहता है, बिकॉज इसके अगली राशि जो है वो शुक्र के नीच की राशि है। शुक्र को भय लग रहा है कि अब बस अब नीच का होना है। अगर किसी इंसान को ऐसा भय लगे कि अब बस नीच का होना है, तो वो फिर क्या करेगा? वो या तो खुद की प्रोटेक्शन करेगा एट द एंड। ऐसा है कि जैसे आपने सांप देख लिया हो, अब वहाँ दो ही बातें हैं, या तो आप सांप को मारो या सांप आपको डसे। तो ये राशि होती है। जब भी प्लैनेट अपनी नीच राशि को देखता है, फास्ट मूविंग प्लैनेट जैसे ही अपनी नीच राशि को देखते हैं, उनमें भय आ जाता है। चंद्रमा स्कॉर्पियो में फिर भी आपको बकश देगा, लेकिन लिब्रा में बैठा हुआ चंद्रमा नीच की राशि को देखता रहता है। वो लिब्रा में बैठते ही चंद्रमा सवाल ये करता है, अब भाई होगा क्या आगे? तो यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र यही सवाल कर रहा है। आगे सर्प है, आगे नीच की राशि है, या तो वो मुझे डसेगी या मैं उसे डस लेता हूँ पहले ही। तो यहाँ पावर स्ट्रगल का जो गेम है वो बना रहता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके जो संबंध बने वो ऐसे लोगों से ना बने जो कि पावर ब्लाइंडेड हो, कि उनको तो पावर ही मैटर करती है। या आप किसी जॉब में हैं, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कहीं हैं और वहाँ आपके संबंध बन गए, वो संबंध थोड़े खतरनाक संबंध होता है और उनके अंदर वो पावर गेम है, वो पावर स्ट्रगल बनी हुई है। तो पावर स्ट्रगल जैसे ही बनने लगे, जैसे ही ईगो इश्यूज आने लगे, ईगो क्लैशेज होने लगे, बाहर निकल जाइए। दीज आर द रेड फ्लैग्स फॉर यू। ये आपके लिए रेड फ्लैग है। तो उससे आप कोशिश करिए बाहर आ जाते हैं, भाई माफ़ करो। अदरवाइज़ आप जो ऊंचाई प्राप्त करना चाह रहे थे, शुक्र आपको नहीं करने देगा। तो आप शुक्र को यूटिलाइज़ करिए या शुक्र आपको यूटिलाइज़ करेगा। अब इससे पिछली राशि कौन सी है? दैट इज़ द कर्क राशि। तो आपने पास्ट में क्या करा? ब्लाइंड हो गए थे आप। अब कर्क राशि वाले से पूछिएगा, कर्क राशि के सेशन को एक बार देखिएगा। कर्क राशि वाले ब्लाइंड होते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला कैसा है, लुक्स में कैसा है, क्या है वो, उनको चाहिए बस प्योर कनेक्शन। द प्योर कनेक्शन ये आपने पास्ट में काफ़ी कर लिया। अब पास्ट में अगर आप कोई काम कर लो तो फिर आप उसको नहीं करोगे ना, अब आप उसको रिपीट नहीं करना चाह रहे। अब आपको मैटर करता है किसी का लुक्स कैसे हैं, किसी के साथ क्या भाई क्या है ये जो मेरे जीवन में ऐड करेगा। कम्युनिकेशन यहाँ होने लगता है और यहाँ आप कोशिश करते हो कि मुझे क्या मिलेगा। तो दिस इज़ द मुझे क्या मिलेगा, ये यहाँ आता है। तो इनको हमेशा ऐसा पर्सन देखना चाहिए जो कि सेल्फलेस हो। अगर आपका पर्सन भी सेल्फिश हो गया, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हारा पर्सन भी ऐसा ही हो गया तब फिर चलेगी, भूल जाओ वो चलेगा। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है इस राशि के साथ। आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि 12th से कोई संबंध हो या 6th से कोई संबंध हो, कि भाई चले तो लंबा तो चले। दैट इज़ द प्रारब्ध कनेक्शन। अब प्रारब्ध कनेक्शन यहाँ कैसे बनेंगे, सोच के देखिए कैसे बनेंगे। यहाँ प्रारब्ध बनेगा शनि के साथ। जब भी आपका पर्सन जो भी आपके जीवन में आता है उसके आप दशाओं को देखेंगे उठा के, वो शनि की दशाओं में पाएगा। अगर वो शनि की दशा सब दशा कहीं ना कहीं से नहीं आ रहा, हटा दो उस पर्सन को, वो प्रारब्ध नहीं हो सकता। एज सिंपल एज दैट। दो 7th हाउस मैटर करता है, अदर प्लैनेट्स मैटर करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा वो नहीं करते, बट आप ये शुक्र का सेशन देख रहे हो तो शुक्र की तरफ से इस तरह से जाओ और वो शनि के इन्फ्लुएंस में होगा ही होगा। तो इससे आप जान सकते हैं ठीक है भाई ये तो एक प्रारब्ध कनेक्शन है, लंबा चल जाएगा। ठीक है, लंबा तो चलेगा, ये एक श्योरिटी है। अगली राशि नीच की राशि है, वर्गो है। तो भय है, यहाँ पे भय है कि ये रिलेशन कैसा चलेगा, यहाँ भय रहता है। तो हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाइए, बट एक्सट्रीम प्रैक्टिकल होना अच्छा नहीं है।
एक्सट्रीम प्रैक्टिकल होना अच्छा नहीं है। कई बार मैंने देखे हैं लियो राशि के लोग एक्सट्रीम प्रैक्टिकल हो गए। अच्छा ठीक है यार, आप मैसेज ना करो हम भी ना करें, आप कनेक्शन मत चलाओ हम भी ना चलाएं। तो अच्छे लोग भी इनके जीवन में आते हैं बट चले जाते हैं। तो ऐसा होता है ना कि आप ईगो में कई बार आदमी अपने घर के दरवाजे बंद कर देता है, तो नारायण खटखटाते हैं, वो ईगो में आ जाता है भाई मैं क्यों खोलूँ, वो भगवान भी चले जाता है। सो अच्छे लोग आपके जीवन में आए, इसलिए थोड़ा सा लियो को कूल डाउन रखिए, अदरवाइज शुक्र आपको डोमिनेट करेगा और यूज़ करेगा। जैसे कोई अच्छा पर्सन आएगा, शुक्र कहेगा अरे थोड़ा सा ईगोइस्टिक बनो, क्योंकि अगली राशि नीच की है ना, उसे डर लग रहा है, वो आगे जाने में डरता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये राशि जो है, ये पर्टिकुलर राशि जो है, इनको एजुकेशन इंस्टीट्यूट से संबंध आते हैं, ऑफिस से संबंध आते हैं, इनको जो अच्छे कनेक्शंस हैं या आसपास से इनको संबंध मिल सकते हैं। फादर की छवि कई बार दिखाई देती है पार्टनर के अंदर। बट वन थिंग इज़ शनि का इन्फ्लुएंस, और वो इनको डिले दे देता है। शनि लियो राशि के इसी तरह के दुश्मन है। शनि कहते हैं कि इतना इच्छाओं में लगा दूंगा, इतना इच्छाओं में उलझा दूंगा कि फिर डिले ही आते रहेंगे। अब वो मैंने क्यों कहा इच्छाओं में रोजना एंड ऑल, उसको हम अगले सेशन में समझेंगे। ये शुरुआत है, ये फर्स्ट सेशन है राशियों के ऊपर, और अभी राशियों के ऊपर कई सेशंस आएंगे। इतना प्रिसाइज तक पता लग जाएगा कि वो दिशा, द टाइमिंग एंड द नंबर्स कि कितना हो सकता है, किस तरह का पर्सन हो सकता है, सबको एक सेशन में डाल देंगे, बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो ये है सिंह राशि के लिए। अब देखते हैं वर्गों के लिए। अब शुक्र की नीच की राशियों में यात्रा। शुक्र का कन्या राशि में होना, द थिंग इज़ कन्या राशि के अंदर शुक्र जो है वो नीच के होते हैं। एंड मेनली क्वेश्चन भी यही होता है कि क्यों शुक्र मेरे नीच के हैं। बट आई एम आस्किंग यू कि क्यों आपने शुक्र को आपकी नीच की राशि दी, क्यों आपकी आत्मा ने जब सब कुछ डिज़ाइन कर रहा था तब शुक्र को नीच राशि में पटक दिया। क्या आत्मा को नहीं पता कि यहाँ शुक्र नीच के होंगे, या क्या वो लेसन है जो आत्मा सिखाना चाहती है? वेल, ये जो राशि है ये परफेक्शन की राशि है, ये राशि है प्रारब्ध कार्मिक रिलेशनों की राशि। इस राशि के जो स्वामी है वो हैं बुध, और बुध अकेले ऐसे ग्रह हैं, अकेले, जिनकी मूल त्रिकोण राशि ही उनकी उच्च राशि है। उन्होंने कहा मुझे और किसी पे विश्वास ही नहीं है, अपने दोस्तों पे विश्वास नहीं करते, नहीं तो उनके दोस्तों के पास 4 राशियाँ हैं, शनि के पास 2 राशियाँ हैं, शुक्र के पास 2 राशियाँ हैं। बुध ने कहा मुझे विश्वास ही नहीं है, हो सकता है ये पर्सन ही चीट कर जाए, दोस्त प्रेमी सब धोखा दे सकते हैं। तो आपकी आत्मा ने कहा कि शुक्र जाओ तुम इस राशि में बैठो, एंड इस राशि के अंदर बैठा हुआ शुक्र रिलेशनों के अंदर क्या कुछ मैलेफिक दिखाता है? वेल, कुछ है जो डिस्टर्ब्ड है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ दी बेस्ट है, कुछ है जो कि डिस्टर्ब्ड है इस पर्टिकुलर राशि के अंदर। क्या चीज़ है जो डिस्टर्ब्ड है, किस चीज़ को हमें सही करना चाहिए, क्या है जो मिस्टेक हो चुकी है? वेल, आपको थोड़ा सा इसे पास्ट से समझना होगा। पास्ट में आपने क्या महसूस करा है, पास्ट लाइफ के अंदर क्या महसूस करा है जिसे आप दोबारा नहीं महसूस करना चाहते। आपने सिंह ऊर्जाओं को महसूस करा है, आपने रिलेशनों के अंदर आते टर्बुलेंस को महसूस करा है, आप किसी ऊंची पोस्ट से गिरे हैं, या तो आप बहुत आध्यात्मिक थे किसी फीमेल की वजह से, या किसी मेल की वजह से आपकी आध्यात्मिक लॉस हुआ है, या कोई मटेरियल लॉस हुआ है कि साहब मैं किसी फर्म का एमडी था, कुछ था मैं बहुत बड़ा, बट किसी के कारण लॉस हो गया। जो स्कैंडल्स होते हैं कि मैंने अपनी तरफ से प्रैक्टिकलिटी अपनाई, मैंने अपनी तरफ से कुछ एनर्जीज दी, बट इसमें भी मुझे कुछ लॉस हो गया। तो लियो राशि प्रैक्टिकल की राशि है, बट लियो राशि कन्या की तरह नहीं है। कन्या कहती है मुझे विश्वास है ही नहीं। तो ये एक चीज़ है जो आपने महसूस करी है। इन लोगों से कोई यूँ कह दे कि थोड़ा सा मुझ पर विश्वास कर लो, ये ट्रिगर हो जाते हैं। इनको जाने क्या है, अंदर से इनको महसूस होता है कि मुझ पर थोड़ा विश्वास कर लो, या तुम इतने प्रैक्टिकल क्यों हो, या तुम क्यों इतना चीज़ों को कैलकुलेटिव तरीके से लेते हो। ये अंदर से ट्रिगर हो जाते हैं। इनको अंदर से कुछ ऐसा आता दिखाई देता है, यार ये क्या हुआ, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और द थिंग इज़ कि इन्होंने इस लाइफ में इसे महसूस ही नहीं करा है। ये पास्ट में है और वो इनके अभी तक सबकॉन्शियस में है। इनकी आत्मा चाहती है कि ये उसे समझे कि आपको और ज़्यादा रिफाइंड होना है, आपको और ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है, आपको और ज़्यादा परफेक्शन पे ध्यान देना है। तो शुक्र यहाँ पे बैठ के आपको परफेक्शन प्रदान करते हैं। अगर शुक्र का आपने यूज़ कर लिया, सो यू कैन बी द परफेक्ट पर्सन, चाहे वो फाइन आर्ट्स हो, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, चाहे वो किसी भी तरह की पावर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट कल्चर हो, चाहे वो जॉब हो, आप हर चीज़ में परफेक्ट हो सकते हैं। और अगर ये शुक्र आपका यूज़ करने पे उतारू आ गया, या कोई कार्मिक रिलेशन आया, तो फिर आपका पार्टनर जो होगा, आप कितने भी परफेक्ट हो जाओ, उसको आपके अंदर कुछ कमियां दिखाई देंगी, एंड दैट इज़ व्हाट यू नॉट लाइकिंग। सो यू वांट समवन जिसके अंदर बुद्ध की भी ऊर्जाएं हो, जो आपके परफेक्शन को अप्रिशिएट करे, जो ये कहे कि कितने शानदार पर्सन हो, कितने परफेक्ट पर्सन हो। कॉज इसके अगली राशि कौन सी है? दैट इज़ द तुला, शुक्र की खुद की राशि। देखिए शुक्र कितना कमाल का प्लैनेट है, जो खुद की राशि के बगल में ही अपनी नीच की राशि रखता है। वो गुरु को देखिए, उच्च राशि कहाँ है? कर्क। आसपास कोई राशि है? नहीं है। नीच राशि के पिछली राशि है जो है उसकी खुद की राशि, अगली राशियों में वो नहीं होता उच्च का। बट शुक्र कह रहा है ठीक है मैं यहाँ थोड़ी देर नीचे आऊँ, अगली राशि में उच्च का हो जाऊँगा, या अपनी मूल त्रिकोण में चला जाऊँगा। इसका मतलब है अगर आपको एक ऐसा पर्सन मिल गया जिसके अंदर तुला का इन्फ्लुएंस है,
जिसके अंदर लिब्रा का कोई इन्फ्लुएंस हो, जो जो मैं बिलीव करता हूँ पार्टनरशिप्स में, जो बिलीव करता हूँ कि मेरी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स जाने चाहिए, जो बिलीव करता हूँ कि कनेक्शन को सस्टेन करना है, नो मैटर व्हाट, बट इसे सस्टेन करना है, वही पर्सन आपके लिए हेल्पफुल है। अगर ऐसा पर्सन मिल गया जिसको ये है कि एफर्ट तुम्हारी तरफ से सारे आए, परफेक्शन मैं नहीं करूँगा और मैं बिलीव ही नहीं करता किसी चीज़ को चलाने में, या मेरे अंदर भी ईगो कोई कम नहीं है, मैं भी ईगो का पुंज हूँ, तब वो पर्सन जीवन को इन बहुत खतरनाक तरीके से पीड़ित करेगा। कलयुग के अंदर गर्ग संहिता में कहा गया है कि कुछ उच्च नीच के प्लैनेट आपको राजयोग दे देता है। तो मैं इसे इस तरह से नहीं लेता कि नीच का प्लैनेट हो गया सब कुछ तबाह हो गया। मैं इसे इस तरह से लेता हूँ कि ये इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ कार्मिक है जो वेल अलाइंड नहीं है। और क्या कार्मिक है? अगर आप प्रारब्ध कर्मा में कनेक्शन पूछे या पूछे कि कौन सी दशा में होगा मेरा पार्टनर, या मैं किस दशा में होऊंगा जब मुझे ऐसा कुछ मिल सकता है, वेल से शनि की जैसे ही आपको दशा स्ट्राइक करेगी, आपके पार्टनर को शनि की दशा स्ट्राइक करे, वो कहीं पे भी आ सकती है। 5 दशाओं के जो सिस्टम है उसमें कहीं भी हो, महा में हो, अंतर्दशा में हो, प्रत्यंतर में हो, सूक्ष्म में हो, प्राण में हो, कहीं पे भी हो, आएगा शनि का इन्फ्लुएंस होना चाहिए। जिस दिन आएगा उस दिन भी शनि का इन्फ्लुएंस दिखाई देगा, एंड दैट पर्सन इज अ कार्मिक पर्सन। इससे आप पहचान सकते हैं। और क्या है जो आपको नहीं करना चाहिए? वेल, नेवर गो बिहाइंड समवन जो कहे कि और थोड़ा परफेक्ट हो जाओ, और थोड़ा बेटर हो जाओ, और थोड़ा आपने कोई चीज़ बना ली, आपने कपड़े ड्रेस पहन ली, ये ठीक नहीं है। ऐसा पर्सन सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। वो इतना परफेक्शन में आपको डाल देगा, इतना डाल देगा कि ये शुक्र आपको यूटिलाइज करने लग जाएगा। देयर इज दिस बैटल कि शुक्र इस राशि को पसंद नहीं कर रहा है, तो या तो शुक्र इस राशि को पीड़ित करेगा या ये राशि शुक्र को पीड़ित करेगी। अब ये आपके ऊपर है कैसा पर्सन आपके जीवन में आता है। कई लोग कहते हैं मेरी दशा ही, मेरी महादशा ही मेरी राजयोगकारी दशा है। राजयोग की जब दशा चलती है सारे ही दुष्प्रभाव बैठ जाते हैं ज़मीन पे। हाँ, पीड़ित दशा अगर चल गई तो छोटे छोटे भी उठ के कहने लगते हैं। वो होता है ना कि फिर छोटे छोटे जानवर भी आपके ऊपर भौंकने लग जाते हैं। तो अगर दशा खराब है तो फिर वो प्लैनेट आपकी राशि को पीड़ित करेगा। मान लो ये राशि दशम भाव में आ गई, हटा, प्रोफेशन को उड़ा देगी। अगर ये सप्तम भाव में आ गई, मैरिज में हिला देगी, क्योंकि इसके अंदर द्विस्वभाव है। ये द्विस्वभाव की राशि क्यों है? या तो ये राशि प्लैनेट को यूटिलाइज करने वाली है कि राशि नीच कर रही है प्लैनेट को, प्लैनेट यहाँ नीच का हो रहा है, तो राशि कह रही है कि मैं तुम्हें पीड़ित कर रही हूँ, या प्लैनेट कह रहा है मैं तुम्हें पीड़ित कर रहा हूँ। तो एक इसमें जीतेगा। ये डिपेंड करता है कैसा पर्सन आपके जीवन में है। यही चार्ट मैचिंग है। दिस इज द चार्ट मैचिंग, बट देयर इज दिस पॉइंट सिस्टम। इस तरह से मिला दो, मांगलिक दोष मिला दो, दिस चार्ट मैचिंग। दिस इज द ब्यूटी ऑफ चार्ट मैचिंग। सही चार्ट मैचिंग अगर हो गई तो ये तक पता लग जाएगा कि कौन सी दशा जो है चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकती है और कहाँ सावधानी रखनी चाहिए। इतना ही हो सकता है, इतना आप कर सकते हैं। सो दिस मेक्स वीनस इन वर्गो द बेस्ट अलाइनमेंट आई थिंक, कॉज ये एक ऐसी अलाइनमेंट है जिसमें आपका पर्सन जो है वो दोनों तरह के रोल प्ले कर सकता है। कोशिश करिए कि इस तरह का पर्सन हो जो परफेक्शन के पीछे पागल ना हो, थोड़ा सा भी कुछ उसको अलग दिखे और वो कहे अरे ये तो गलत हो गया, ये मत करिए। और ख़ुद भी ऐसा मत बनने की कोशिश करिए। इस राशि के तरह ज़्यादा मत चलने की कोशिश करिए, बिकॉज ये राशि आपकी शुक्र को नीच का कर रही है। मुझे कहते हैं क्या रेमेडी बेस्ट हो सकती है अगर कोई प्लैनेट नीच का हो? लाइक उस राशि को छोड़ दो, उस राशि जैसा मत बनो। नहीं बनेंगे भी उस राशि जैसा, फिर प्लैनेट नीच का होने से कोई नहीं रोक सकता। बनो ही मत उस जैसा। अपने जीवन में अंदर वो कंटेंट लाओ ही मत जो उस राशि को नीच के हैं, उनको इग्नोर कर दो। उस राशि से जो नाम आते हैं, जो नेम लेटर्स आते हैं, इग्नोर करो उन्हें। डायरेक्शन जो आती है इग्नोर करो। जिस हाउस के अंदर वो बैठी हुए है उस थोड़ा इग्नोर करो। उसके रिलेटिव को इग्नोर करो। नहीं साहब, रिलेटिव को नहीं करेंगे, उसे घर में ही रखेंगे, तो वो घर में बैठा हुआ रिलेटिव ही है वो राशि, और क्या है। थोड़ा सा हमको रेमेडीज़ को इस तरह स्ट्रक्चर करना चाहिए। अदरवाइज टेम्पल्स में हर जगह आदमी, मैंने तो रोडों पे लोगों को ढोक दे के देखा है। दैट मेक्स नो सेंस। यू शुड ट्यून द रेमेडीज अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट एंड द राशिज। सो ये बात हुई वर्गो की। अब बात होती है लिब्रा की। वेल, लिब्रा, यू नो लिब्रा इज वीनस इन लिब्रा। शुक्र का इस पर्टिकुलर राशि के अंदर होना। थिंग इज़ कि लिब्रा जो है बैलेंस को दिखाती है, पार्टनरशिप को दिखाती है। लिब्रा काफ़ी अच्छे चलने वाले संबंध, रिलेशंस को दिखाती है। बट किसी भी वीनस इन लिब्रा से जाके पूछ लीजिएगा उसको अब तक संबंधों के अंदर, और वो भी जो अर्ली एजेस में बने हैं उनके अंदर, तो रिजेक्शन या समस्याएं काफ़ी महसूस करनी पड़ी होंगी। क्यों होता है ऐसा? आपकी एस्ट्रल बॉडी ने, आपकी सोल ने क्यों वीनस को उठा के लिब्रा में ही रखा? क्यों नहीं वर्गो में रख दिया? क्यों नहीं पाइसेस में रख दिया? क्यों नहीं टॉरस में रख दिया? तो उसने कहा मुझे विश्वास ही नहीं है और राशियों पे, मुझे बस मेरी मूल त्रिकोण राशि के ऊपर जाना है, मुझे मेरी मूल त्रिकोण राशि चाहिए। वीनस लिब्रा के अंदर अपनी मेन ट्राइन साइन में बैठा है। मूल त्रिकोण क्या होता है? मूल त्रिकोण मेनली प्लैनेट का रॉ फॉर्म होता है कि रॉ फॉर्म में ये प्लैनेट इस तरह का व्यवहार करता है।
थोड़ा सा इसे अलग तरह से समझते हैं, किथे से आवे किथे को जावे मीन्स कहाँ से तो प्लैनेट आ रहा है और वो कहाँ पे जा रहा है, लाइक आया कहाँ से जाएगा कहाँ। ये डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी है। सो जब आप वीनस लिब्रा में पढ़ रहे हैं और मैं उसे पढ़ रहा हूँ वीनस वर्गो में, कि वीनस वर्गो से आ रहा है, लिब्रा में बैठा है और लिब्रा से वो जाएगा स्कॉर्पियो में। सो वर्गो से आ रहा है, इसका मतलब क्या है, पास्ट लाइफ में रिजेक्शंस काफ़ी फेस करे हैं, पास्ट लाइफ में रिजेक्शन रहा है। दिस इज़ द मेन थिंग कि वर्गो के अंदर रिजेक्शन बहुत है, वर्गो के अंदर परफेक्शन है, आपको जज किया गया पास्ट रिलेशंस के अंदर। ऐसे लोग हैं मुझसे कहते हैं कि क्या कुछ है, जैसे ही कोई मुझे जज करता है, जैसे कोई कहता है ये एक बात है जो तुम में ठीक नहीं है, ये एक बात है जो तुम में ठीक नहीं है, तय उसी समय इनका मन उस पर्टिकुलर पर्सन या रिलेशन से आउट होने लगता है। और ये इनके साथ पास्ट लाइफ में बहुत हो चुका है। इन्होंने उस वर्गों की नीच राशि को महसूस करा, इनके शुक्र ने महसूस करा, इन्होंने महसूस करा, इन्होंने अपनी तरफ से परफेक्ट होने की कोशिश करी है, रिलेशन को परफेक्ट बनाने की कोशिश करी है, एफर्ट अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा दिए हैं पास्ट लाइफ में, बट स्टिल द पर्सन फाउंड कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो वो अब इनके सबकॉन्शियस में है, इनको इस समय ना दिखाई दे बट इनके माइंड के अंदर वो है। और वो कब ट्रिगर होता है, जैसे ही कोई आपको जज करता है या परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है। सो जैसे हो वैसे परफेक्ट हो, दिस इज़ वन थिंग। और मैं चाहूँ तुम परफेक्ट हो जाओ, अदर, और वो जो अदर है ना वो ख़तरनाक है। और आपके साथ पास्ट में ये हो चुका है, बहुत ज़्यादा हुआ। क्या ये केवल रिलेशनों को प्रभावित करता है? नहीं, ये आपके हर पर्टिकुलर कनेक्शन को प्रभावित करेगा। जहाँ पे आपको जज किया जाए, जो एनवायरनमेंट आपका इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट ना लगे, वही आपके लिए एनवायरनमेंट खतरनाक एनवायरनमेंट बन जाता है। वीनस लिब्रा में लगता तो ऐसा है कि मैरिज बहुत शानदार, रिलेशंस बहुत शानदार, अपनी मूल त्रिकोण राशि है, अपनी चौकीदारी है, अब किसका डर। द थिंग इज़ कि ये प्लैनेट क्या फेस कर चुका है, ये वर्गों के उस दंश को महसूस कर चुका है, इसलिए इनको वो रहता है माइंड में, बैक ऑफ द माइंड ये स्टोरी चलती रहती है। ये परफेक्शन की बात है कि मुझे जज मत करो यार, जैसा हूँ ठीक हूँ। इस राशि के नक्षत्र आप उठा के देखिए, चित्रा, स्वाति, विशाखा। लाइक स्वाति इज़ वॉट, एक फ्लावर है, विंड के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहा है। पीपल आस्क कि ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, हम सेइंग लाइक ये रिजेक्शन को सिग्निफाई कर रहा है। सोसाइटी कह रही है ऐसा बन जाओ और तुम कह रहे हो ऐसा बनूंगा। सो जो आपको जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर ले, वो पर्सन आपका पर्सन है, वो रिलेशन आपका रिलेशन है। उसके अलावा ऐसे समझ लीजिएगा सारे ही रिलेशन खतरनाक बनेंगे। अब बात आती है कि कौन सा एलिमेंट आपके लिए है। समसेज की एयर एलिमेंट जो है वो फायर के साथ अच्छा कंपैटिबिलिटी को रखता है। वेल यस, एयर और फायर का कंपैटिबल एक कनेक्शन बहुत शानदार कनेक्शन है, कंपैटिबिलिटी मैच बहुत शानदार है। बट द थिंग इज़ कि शुक्र जो है वो उच्च का किस राशि में होता है? पाइसेस में, वाटर राशि है। उसकी एक राशि अर्थ है, एक राशि उसकी एयर है, 3 राशि हैं उसकी। फायर को उसने हटा रखा है। क्यों फायर को उसने हटा रखा है? इसीलिए लोग एलिमेंट को ऐसे समझते हैं कि कर्क भी वाटर है, स्कॉर्पियो भी वाटर है और पाइसेस भी वाटर है। वेल दे आर वाटर, बट उनका वर्क अलग अलग तरह का है। फायर का भी वर्क अलग अलग तरह का है। फायर क्या करती है? आपको बर्न करती है। फायर आपके अंदर से आपकी कमियों को हटा देती है। फायर पोषण क्या करता है? वो आपकी कमियों को हटा देता है। और वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे ही कमी की बात आएगी आपको समस्या हो जाएगी। सो फायर एलिमेंट इसलिए इन्हें इतना ज़्यादा अच्छा कनेक्ट बनाता हुआ नहीं दिखता। तो अगर ये भी मटेरियलिस्टिक हैं, मटेरियल एंड ऑल हैं और ये उससे मुक्त हो चुके हैं तो ठीक है, वहाँ एक कनेक्शन बन सकता है। बट स्टिल वाटर जो है वो इनका तत्व है। अब वाटर क्यों इनका तत्व है? लिब्रा की अगली राशि कौन सी है? स्कॉर्पियो। प्लैनेट ने अपने आपको उस राशि में क्यों पटका है? मैंने यही आपसे पूछा शुरू में, क्यों रखा है? वो टॉरस में रख देता, बट टॉरस की अगली राशि एयर की राशि है। समस्या यही थी इस प्लैनेट के साथ कि इसे अगला तत्व कौन सा मिलना चाहिए। सो प्लैनेट ने कहा ठीक है, टॉरस को अवॉइड करो इन द सेंस है कि टॉरस में शुक्र को मत बिठाओ क्योंकि अगली राशि एयर है, इसको बिठा देते हैं हम लिब्रा में ले जाके, अगली राशि वाटर है। तो इनको वाटर एलिमेंट जो है वो हेल्प करता है, बिकॉज वाटर नेवर जजेस, वाटर जज करता नहीं है। वाटर के अंदर आप सन्यासी हैं, झाड़ फूक हो गई, सब कुछ है, जला वला भी दिया, उसके बाद राख बची उसको पटक दिया, वाटर उसको भी डाइजेस्ट कर जाता है, उसको भी अपने अंदर समाहित कर लेता है। टाइटैनिक भी डूब गया इस वाटर में, उसको भी इसने समाहित कर लिया, दिखता भी नहीं है। तो यही है कि ये आपकी कमी अच्छाई दोनों को समाहित कर लेते हैं और ना आपसे कहेंगे भी नहीं। और यही है जो आपके कनेक्शन को कनेक्शन बनाता है, द वन हु नॉट जजिंग यू। दैन द सेकेंड इज कि चार्ट मैचिंग में कैसा पर्सन देखा जाए, अपर हो या लोअर हो। हर पर्सन अपर ही चाहता है, हर पर्सन चाहता है कि मुझे मुझसे कुछ ऊंचा ही मिले, हर तरह से ऊंचा मिले। आई एम सेइंग कि अगर आपका लिब्रा में शुक्र है ना, तो आप एक चीज़ में अपना हैंड अपर रखिए। फाइनेंस हो सकता है, मेरे फाइनेंसेस अच्छे हैं, मेरी फैमिली स्ट्रॉन्ग है, मेरी फैमिली ज़्यादा रिस्पेक्ट रखती है, या फिर एजुकेशन में हो सकता है। एक हैंड आपका अपर होना चाहिए आपके पार्टनर से, अदरवाइज़ पार्टनर कुछ कमी निकालेगा और यही जो कमी होगी वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को तबाह कर देगी।
इस लिब्रा के अंदर बैठे हुए शुक्र मैंने ऐसे तक देखे हैं जहाँ तक मूल तो सवाल यही कहता है मैरिज करूँ या ना करूँ। अब लाइक तुम्हारा शुक्र लिब्रा में है और पीपल लाइक शुक्र लिब्रा में, यार लिब्रा तो है ही मैरिज की राशि, अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? अब पर्सन अभी भी उसके बैक ऑफ माइंड में यही चल रहा है। जितने स्पिरिचुअल होगे उतना और यादें आएंगी। और स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म आपको क्या करता है, अध्यात्म स्वभाव उच्चते, उसी स्वभाव जैसा बना देगा। और कई लोग कहते हैं अध्यात्म जैसे मैंने स्टार्ट करा है मैं तो वैसे ही पहले जैसा होने लगा हूँ, वही बनने लगा हूँ जो पहले था। सो यही एक बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अपना एक हैंड हमेशा पर रखिए और ऐसा पर्सन देखिए जो जज ना करे। जज कर रहा है अगर कोई, वो आपके लिए पर्सन नहीं है, बिकॉज वो फिर आपके कॉन्फिडेंस को तबाह कर देगा। काफ़ी बार होता है अर्ली एजेस में जब भी रिलेशन बनते हैं, उन्हीं के कारण पर्सन जो है उसकी स्टडीज़ में ब्रेक आ जाते हैं, रिलेशंस डंप होने लग जाते हैं, एजुकेशन तबाह होने लग जाती है, प्रोफेशन में समस्याएं आने लग जाती हैं। द पर्सन इज जजिंग और टेलिंग यू टू बी परफेक्ट। इनको परफेक्शन सुना नहीं और इनको ट्रिगर हुआ नहीं। अब ये इनको कभी पता नहीं लगेगा कि क्यों होता है। द रीज़न इज़ कि उससे पिछली राशि ये इन्होंने पास्ट में देख लिया। वो होता है ना कि कपड़े भी बहुत परफेक्ट पहन के जाते हैं, बट फिर किसी ने अरे ये चीज़ ठीक नहीं है, बस इनका मूड उसी समय ख़त्म हो गया इनका मूड, अब फिर और सब कुछ चला जाता है। तो शुक्र जब लिब्रा में हो तो ये क्वेश्चन ना बने कि मैरिज करूँ या नहीं, बेटर क्वेश्चन भी किस एलिमेंट से करूँ, कब किस दिशा में करूँ, कब करनी चाहिए। बिकॉज इसी राशि में शनि जो है उच्च के होते हैं, तो यहाँ मैरिज में थोड़ा डिले बना देते हैं या थोड़ा आदमी टाइम लेके चलने वाला होता है, एक टेकिंग टाइम। सो वो यहाँ पे होता है। द थिंग इज़ कि किस तरफ होनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, कौन सी दशा में आपको पार्टनर होगा। मेनली इनके पार्टनर जो हैं या तो बुध की दशा में से आते हैं या इनके जुपिटर की दशा में से आते हैं। दोनों में से किसी एक को हो सकती है, आपको हो सकती है जुपिटर या बुध की, सामने वाले को हो सकती है। अब क्यों मैंने ऐसे कहा, सेकंड सेशन में आप देखिएगा क्यों वो कार्मिक कनेक्शन बनता है। पहले सेशन में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, सो ये टाइम लेगा। काफ़ी सीरीज़ के माध्यम से हम सारी चीज़ों को चलाते हैं। वैसी एस्ट्रोलॉजी नहीं है कि लिब्रा में बैठा हुआ शुक्र पर्सन को बहुत चार्मिंग बना, आपको भी पता है चार्मिंग बनाएगा। लेकिन शुक्र बैठा है लिब्रा में तो चार्मिंग बनाएगा, अट्रैक्टिव बनाएगा, वो बनाएगा। बट हो क्यों रहा है, वो परफेक्शन को जैसे ही कोई कहता है कि परफेक्ट बनो और पर्सन ट्रिगर हो जाता है। वो क्यों हुआ, किस एलिमेंट की तरफ जाना चाहिए, वाटर की तरफ जाना चाहिए, इसीलिए वाटर की तरफ आपको जाना चाहिए। स्कॉर्पियो का वाटर कैसा है, स्कॉर्पियो का वाटर काफ़ी गहरा है, काफ़ी अंदर तक बातों को रखता है। और स्कॉर्पियो काफ़ी थोड़ी स्कॉर्पियो भी ट्रॉमेटिक राशि है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें वाटर में ऐसे वाटर की तरफ जाना चाहिए जो कि मदर तरह का वाटर हो या फिर लिबरेटेड तरह का वाटर हो। पाइसिस हो सकता है या कैंसर हो सकता है। स्कॉर्पियो को थोड़ा कम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि स्कॉर्पियो में वो चक्रवात आते रहते हैं और ये टर्बुलेंस की राशि भी है, तो इसको थोड़ा अगर अवॉइड कर दें तो बेटर है। बट स्टिल इट इज़ अप टू यू। आपके पार्टनर का डोमिनेंट साइन जो होता है कैंसर हो या पाइसिस हो, और जो डोमिनेंट नहीं है वो ऐसे होंगे या वर्गो और जेमिनी या फिर लियो। इनसे जिस दिन मिल गए उसी दिन ये समझिएगा बोरी बिस्तर बांध देंगे आपका। कॉज इनको हर चीज़ में ये कमी कहीं से भी निकाल लाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कमी नहीं होती है, बट द थिंग इज़ कि वाटर ऐसा है कि टाइटैनिक का मलबा भी अंदर है पर उसका दिखाई भी नहीं देता। कितने पहाड़ पर्वत अंदर है दिखाई नहीं देते। फायर के अंदर भी है, बट फायर आपको प्योरीफाई करना चाहती है और प्योरीफाई करने में आपकी कमियाँ निकालेगी। अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो दी बेस्ट है। बट मुझे अब तक कोई भी लिब्रा में वीनस ऐसा नहीं मिला जिसने मुझसे कहा हो कि मेरी कोई कमी निकाले और मैं एक्सेप्ट कर लूँ। तो ये मेरा जजमेंट है, मेरा एनालिसिस है। मुझे लगता है कि वाटर जो आपको समाहित कर ले, जिसमें आप हो और आपको खुद को पता ना लगे कि मैं इसके अंदर हूँ, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके अंदर 50 कमी है, एक की भी बात नहीं करे, वही पर्सन आपके लिए मैरिज का पर्सन हो सकता है या रिलेशन का पर्सन हो सकता है। बाकी आप फायर के एयर के संबंध बना के देख सकते हैं एक बार। मुझे ऐसा लगता है जेमिनी, वर्गो और लियो, इनसे जिस दिन मिले ये बोरी बिस्तर बांध देते हैं इंसान के। कॉज ये होते ही इस तरह के हैं, इनके अंदर वो बात होती है कि ये दे आर लुकिंग फॉर। और लिब्रा में बैठा हुआ शुक्र मैंने यहाँ तक देखा है ये दूसरे को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है, कोई ना कोई कमी निकाल देंगे। बिकॉज ये उससे पास्ट में जूझ चुके हैं ना, आपने पास्ट में डीमन से लड़ाई करी है, तो आपके अंदर भी थोड़ा वो है तत्व कि अब ये परफेक्शन करते हैं। ये अपने पार्टनर से कहते हैं तुम बनो ना परफेक्ट, मुझे छोड़ो, तुम बन के दिखाओ। सो हीट महसूस होती है, या तो आपको होगी अगर आप किसी ऐसे पर्सन से मिल गए, या फिर आपके पार्टनर होगी अगर वो कोई सीधा या आपका ये बहुत वाटर टाइप का पर्सन है तो उसे ऐसी थोड़ा बहुत महसूस हो सकता है। बट दैट थिंग इज़ कि वाटर अपने अंदर सब कुछ को डाइजेस्ट कर लेती है। वाटर को फ़र्क नहीं पड़ता, वो वाटर के अंदर टाइटैनिक भी है पर दिखाई नहीं देता किसी को, द पावर ऑफ वाटर। सो ये एक बात हुई लिब्रा के लिए। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के अंदर शुक्र बैठा हुआ है। क्यों स्कॉर्पियो के अंदर शुक्र बैठा हुआ है? फर्स्ट थिंग इज स्कॉर्पियो में ही क्यों बैठा है? स्कॉर्पियो आप जानते हैं पॉजिटिव राशि है, पैशन की राशि है। स्कॉर्पियो में गंडांत भी आता है, स्कॉर्पियो के अंदर वाटर तत्व भी है। तो शुक्र ने क्यों कहा स्कॉर्पियो में बैठने की? आपकी आत्मा क्यों ऐसी हुई निर्दयी कि उसने कहा स्कॉर्पियो में बैठ जाओ जाके? उसने शुक्र को यहाँ रखा है, कॉज ऑफ ए रीज़न रखा है। और वो रीज़न क्या है?
कहाँ से आवे कहाँ को जावे। लाइक प्लैनेट, जो स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं उनको आप हटाइए, जो फास्ट मूविंग होते हैं उनके बारे में देखिए कि वो कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है। द प्लैनेट इज कमिंग फ्रॉम लिब्रा, और ये स्कॉर्पियो में आया और अब ये सहज में जाएगा। ये इसका एक ट्राइन है, ये इसकी जर्नी का पाथ है। तो इसको अभी भी लिब्रा की यादें हैं, आपकी आत्मा को, आपके बैक ऑफ माइंड को, आपके सबकॉन्शियस को यादें हैं पिछली अभी। और क्या यादें हैं, दैट इज़ लिब्रा की चीज़ें। सो लिब्रा में क्या हुआ था, मतलब पास्ट में क्या हुआ था, या अर्ली एजेस में जो रिलेशन बनेंगे उनके अंदर क्या होता है। तो लिब्रा बैलेंस की राशि है। सो यू बोथ ट्राइड टू मेंटेन द बैलेंस, और सब कुछ को बैलेंस करने की कोशिश करी। लाइक एक फैमिली टाइप का रिलेशन पिछली लाइफ में बनाने की आपने कोशिश करी है बिटवीन टू पर्सन्स, दो पर्सन्स के बीच में। ये बात भी है कि लिब्रा में बैठा हुआ शुक्र या लिब्रा से आता हुआ शुक्र बिटवीन फैमिलीज रिलेशन नहीं दिखाता, ये बिटवीन पर्सन रिलेशन दिखाता है कि दो पर्सनों के बीच में संबंध कैसे होता है। अब यहाँ पे स्कॉर्पियो में आए हैं, और स्कॉर्पियो में क्या होगा। स्कॉर्पियो मैंने आपको जैसे बताया मंगल की राशि है, डिटेक्टिव है, थोड़ी छुप के व्यवहार करती है, छुपी हुई राशि है ये अपने आप को काफ़ी स्टेज पे नहीं लाती है, अपने आप को स्टेज में लाने से बचती है कि स्टेज पे नहीं आना है। बैक ऑफ द क्लोथ या बैक ऑफ द आप कहिए बैक ऑफ द वॉल ही सारे काम करने हैं। तो ये उस तरह की राशि है। अब यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव रिलेशन को दिखाएगा, पैशनेट रिलेशंस को दिखाएगा। बट वन थिंग इज़ कि ये ऐसी राशि है जो एक बार पड़ गई तो ये आपके पीछे पड़ जाती है। तो ये शुक्र इसमें बैठ के दिखाता है कि ये पर्सन या तो किसी के पीछे पड़ेगा या कोई इसके पीछे पड़ेगा। पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में लिब्रा था, एक बैलेंस करने की कोशिश करी, चलाने की कोशिश करी। अब यहाँ होएगा, यहाँ दौड़ा दौड़ी है कि एक पर्सन के दूसरा पीछे पड़ेगा ही पड़ेगा। यह इसीलिए इसे पॉजिटिव राशि कहते हैं कि साहब इसका पॉजिटिव आउटलुक जो है वो झेलना नामुमकिन है, ये इतनी पॉजिटिव है। तो यहाँ बैठा हुआ शुक्र वन थिंग इसकी पॉजिटिव होता है, थोड़ा पॉजिटिव नेचर को रखता है, और यहाँ टर्बुलेंस आते रहता है। बिकॉज यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक गंडांत पड़ेगा। एंड दिस गंडांता, व्हाट इज़ द गंडांता, पीपल आस्क व्हाट इज़ द गंडांता। एक धागा हट रहा है, धागा खिंच रहा है। और द मीन ऑफ गंडांता इज सेपरेशन बिटवीन द फिजिकल एंड द स्पिरिचुअल बॉडी। यहाँ पे हो रहा है फिजिकल वर्सेस स्पिरिचुअल। फिजिकल अब रह जाएगी स्कॉर्पियो में, अब स्पिरिचुअल बॉडी चलेगी। अब अध्यात्म की यात्राएं शुरू होंगी धनु से। धनु से जो यात्रा होती है वो अध्यात्म की होती है, वो स्पिरिचुअल बॉडी की यात्रा होती है। सो यहाँ पे अब रह गई है आपकी फिजिकल बॉडी। सो ये फिजिकल बॉडी की तरफ एक्सट्रीम अट्रैक्शन को दिखाता है। दिस इज राशि इज फिजिकल बॉडी की तरफ एक्सट्रीम अट्रैक्शन है इस राशि का। इस राशि की बातें भी सामान्य बातें नहीं होती, ये अलग लेवल की अलग तरह की बातें करती है, गहरी बातें करेंगी। गहरी तो ये राशि है, तो गहरी बात करने वाला फिलोसोफर, एजुकेशन में कोई एक्सपर्ट पर्सन, कोई अच्छे टैलेंट पोटेंशियल को होल्ड करने वाला, किसी के पास ज़्यादा स्किल्स हों उस तरह का पर्सन, ऑकल्ट में जो पर्सन है, एस्ट्रोलॉजी में जो पर्सन है, इस तरह के पर्सन्स, या मैथमेटिक्स में जो पर्सन है, या चेस एंड ऑल में जो इंटरेस्ट रखता है, इस तरह के पर्सन आपके जीवन के अंदर आ सकते हैं। बट मेन थिंग इज़ द फिजिकल अट्रैक्शन। इनको स्पिरिचुअल यात्राओं और फिजिकल यात्राओं के बीच ये झूलती हुई राशि है, ये झूल रही है दोनों के बीच में। फिजिकल यहाँ पे रह जाएगा, इसीलिए लोग कहते हैं अष्टम भाव में मृत्यु हो गई। अष्टम भाव में स्कॉर्पियो आती है काल पुरुष के, तो अष्टम भाव में अगर मृत्यु हो गई तो नवे भाव से क्या है, नवे भाव में फिर रहा क्या। हम लाइक नवे भाव से अध्यात्म की यात्रा है। अष्टम में फिजिकल बॉडी की इतनी बस की थी, उसने कहा ठीक है स्कॉर्पियो मिल गई, टकरा गई एक बार चक्रवात से, अब खत्म खेल। अब यात्रा धर्म की है, अब यात्रा अध्यात्म की है, आध्यात्मिक बॉडी की है। इसीलिए नवमांश जो है वो 9th डिवीज़न करता है, द आध्यात्मिक एनर्जीज। नवमांश उठा के लोग कहते हैं ये मेरा अध्यात्म है। हम लाइक दिस इज द यात्रा ऑफ योर सोल। वो पहले भाव से या 7वें भाव से ये देखने में लगे हुए हैं कि पार्टनर कैसा मिलेगा। हम लाइक दिस इज द यात्रा ऑफ योर सोल, ये तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। इसीलिए नवमांश जो है वो आपके स्पाउस को दिखाता है। आपका मेन स्पाउस आपकी आत्मा है। फिजिकल बॉडी का मेन कनेक्शन आपकी आत्मा से है। तो यहाँ बैठा हुआ शुक्र फिजिकल अट्रैक्शन को स्ट्रांगली दिखाता है, और फिजिकल स्पिरिचुअल में झूलते रहते हैं। इमोशनल काफ़ी कम रहता है। इमोशनल इतना आप कह सकते हैं कि इमोशनल राशि है तो पॉजिटिव पर्सन हो सकता है, बट मेन इज़ द फिजिकल और द स्पिरिचुअल, इनके बीच पर्सन झूलता रहता है। तो स्पिरिचुअल भी आपका पर्सन होगा, और फिजिकल अट्रैक्शन इस राशि के अंदर शानदार होता है। पॉजिटिव राशि है, स्टेबल राशि नहीं है, दौड़ा दौड़ी की राशि है, एक भागेगा पीछे दूसरा जो पीछे करे, उस तरह की राशि ये राशि है। तो इसके अंदर वो ऊर्जाएं हैं जो आपको ऐसे रिलेशनों में बार बार ला के पटकें जो कि आपको पॉजिटिव पर्सनों से कनेक्ट कराए। क्या अर्ली एजेस में रिलेशन या ऐसी कुछ बात है। इस राशि के अंदर चंद्रमा नीच का होता है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये इमोशनल राशि इस तरह से नहीं है, बिकॉज इसमें चंद्रमा जो इमोशंस का स्वामी है वही नीच का हो गया। तो इनके इमोशंस थोड़े से अलग तरह के होते हैं। आप काफ़ी चीज़ों को क्लियरली इस सेशन में नहीं कह सकते, सेकंड सेशन के अंदर इन चीज़ों को कवर करेंगे। बट अलग तरह के इमोशंस का मतलब है थोड़े इनके इंटरेस्ट जो है वो अलग तरह के इंटरेस्ट होते हैं।
तो इस तरह का पर्सन आपकी लाइफ में भगवान ने इस्टेब्लिश कर दिया। मैरिज कैसे चलेगी, चार्ट मैचिंग एंड ऑल, मुझे लगता है कि स्कॉर्पियो अगर मैच करना चाहे तो ये ऐसे पर्सन से मैच करे जो कि प्रोफेशन में काफ़ी अच्छा काम करता हो, बिकॉज इस राशि का स्वामी उच्च का तो कैप्रिकॉन में होता है। अर्थ एलिमेंट का है, थोड़ा स्टेबल पर्सन हो। अगर इनको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी तो फिर ये ज़्यादा समय तक इनके संबंध चलेंगे नहीं। अगली राशि कौन सी है, धनु है। धनु कौन सी है, समाज की राशि है, भाग्य की राशि है। तो इनको स्टेबिलिटी चाहिए। अगर ये ऐसा सोच रहे हैं कि ठीक है ये पॉजिटिव है और ये चल जाएगा, वेल दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच। शुड फोकस ऑन समवन दैट इज़ more toward Jupiter, more toward stability, more toward fortune, more toward the balance and more toward the path, like showing you the true path. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मैरिज को शानदार बनाया जा सकता है। अर्ली मैरिजेस के योग, मैंने स्कॉर्पियो में बैठे हुए शुक्र रिलेशन तो अर्ली देते हुए दिखाई दिए हैं, बट मैरिज नहीं, बिकॉज एक सुलझा हुआ पर्सन जीवन में जब तक नहीं आएगा ना, स्कॉर्पियो आगे बढ़ेगी नहीं। एक सुलझा पर्सन चाहिए, एक सुलझा हुआ, जो सुलझा है मतलब जानता है जो चीज़ों को, ना कि उलझा हुआ कि खुद ही उलझा हुआ है कि ये कभी ये बात करता है अध्यात्म की, कभी फिजिकल की, कभी इमोशनल की, कभी बात करेगा इस शहर की, कभी बात करेगा यूएसए की। ऐसे पर्सन नहीं, ऐसा जो सुलझा हुआ है, जिसको सिस्टमेटिक नॉलेज है, और वो पर्सन या तो अर्ली एज में आ जाए, मीन्स टीचरों से संबंध मैंने देखे हैं स्कॉर्पियो में, टीचरों से संबंध देखे मैंने, ऐसे भी देखे हैं गुरुओं से टीचरों से संबंध बना लिया जिन्होंने, या फिर वो फिर लेट एज में आए। तो ये एक बात है जो स्कॉर्पियो के साथ है और ये साथ रहेगी इसके। इसको बदला जा सकता है, बल नहीं बदला जा सकता, क्या करें, ये राशि ही इस तरह की है। क्या रेमेडी हो सकती है, और देयर इज दिस स्कॉर्पियो ने एक दरगाह भी है, वेल दैट रेमेडी विल इंक्लूड इन द सेकंड सेशन, कॉज क्या वो इंक्लूड करनी चाहिए ओपन सेशन में, मुझे नहीं लगता कि इतनी स्पेसिफिक रेमेडीज़ को ओपन सेशन में इंक्लूड करना चाहिए। आई थिंक स्कॉर्पियो के लिए अगर आप काम करना चाहें, डांसिंग फॉर्म ऑफ लॉर्ड गणेशा को रखिए और उनके मंत्रों का उच्चारण कीजिए। मैरिज में जितने भी इश्यूज़ हैं इसी से ख़त्म हो सकते हैं। ऐसे पर्सन को बिल्कुल बहुत तलाश करिएगा जो कहे साहब सब कुछ में बैलेंस डाल दें, सब कुछ के अंदर तुम भी एफर्ट दो मैं भी एफर्ट दूँ। ऐसा पर्सन तलाश करिएगा जो कि सुलझा हुआ पर्सन हो, लाइक लिबरेटेड है, ये सुलझ चुका है, ये जानता है, इसके पास राइट नॉलेज है, राइट पाथ राइट नॉलेज वाला पर्सन आपके लिए है। जो खुद उलझा हुआ है वो आपके लिए नहीं है। अगर आपके पर्सन ऐसा हो जिसके अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत हैं, कि सुबह चीन की बात करता है, शाम को वो साहब चीनी की बात करता है, तो इन दोनों का जो फ्लक्चुएशन है ना वो खतरनाक है। ये बहुत खतरनाक फ्लक्चुएशन है। सुलझा हुआ पर्सन हो जो एक चीज़ पे बोल रहा है कम से कम 1 घंटा बोल सके, ही नोज दैट द राइट पर्सन फॉर यू, वही आपके लिए है। तो ये चार्ट मैचिंग में पहले ही कह देता हूँ, ये राशि इस तरह के हिसाब ऐसा ही पर्सन ढूंढिए, और ऐसा पर्सन आएगा तभी कुछ होगा। कौन सी राशि से कार्मिक संबंध हो सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्कॉर्पियो के अंदर प्लैनेट है तो मंगल की जो दशा सब दशाएं हैं वो आपको इसका कार्मिक पर्सन, मंगल और सूर्य दोनों के दोनों उठा के कार्मिक पर्सन लाते हैं। तो या तो आपको होंगी या आपके पार्टनर को होंगी। चार्ट आप एक बार देख लीजिएगा, दोनों में से किसी एक को मिलने के समय, मिलने के अराउंड ये दशाएँ एक्टिव मिलेंगी। सो दिस इज़ विद स्कॉर्पियो की ये ऊर्जाएँ हैं। धनु राशि भाग्य की राशि है, अध्यात्म की राशि है, ज्ञान की राशि है, फिलोसॉफिकल नॉलेज की राशि है। तो शुक्र का यहाँ पे होना इंडिकेट करता है कि आपके स्पाउस के अंदर मोस्टली जुपिटर के जो तत्व हैं वो दिखाई देंगे। फिलोसोफर हो सकते हैं, टीचर हो सकता है, बिलीव्स इन द कॉस्मिक नॉलेज, बिलीव्स इन एस्ट्रोलॉजी, बिलीव्स इन ऑकल्ट और द सोसाइटी। तो सोसाइटी से एक कनेक्शन है अब आपके शुक्र का। द रियल क्वेश्चन इज कि शुक्र धनु में क्यों है, लाइक द एस्ट्रल बॉडी और द सोल ने शुक्र को धनु में ही क्यों ला के रखा। वो शुक्र को तुला में रख देती, वो शुक्र को टॉरस में रख देती है, उच्च राशि में रख देती है ना। शुक्र को उनने धनु में ला के रख दिया। और शुक्र के बारे में आप जानते हैं कि इनका जो है वो देवताओं के साथ अच्छा संबंध नहीं है। लाइक द देवयानी को श्राप लगा था, एंड दैट श्राप इज द ब्रह्म विवाह तुम्हारा नहीं होगा। कच्छ ने श्राप दिया था कि तुम्हारा कभी भी ब्रह्म विवाह नहीं होगा। सो जब धनु में शुक्र होते हैं तो द मेन क्वेश्चन इज कि क्या ये जो मैरिज है वो ब्रह्म विवाह हो पाएगी या नहीं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट जो है वो मैरिज किस तरह की होगी, इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। और मैरिज के अंदर ये लोग प्योरिटी लाना चाहते हैं कि एक प्योर हो, एक ऐसी मैरिज हो जिसके ऊपर सोसाइटी का इन्फ्लुएंस हो या सोसाइटी का उसके ऊपर प्रभाव आता हो। वेल कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम से निगेट भी कर देंगे। उनसे आप जैसे पूछेगा अच्छा सोसाइटी का कोई प्रभाव होना चाहिए, वो निगेट कर देंगे, हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे कोई इसका प्रभाव नहीं है। बट द थिंग इज़ कि ये सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है और इसको आदमी आसानी से नहीं समझ सकता या आसानी से उसे फील नहीं कर सकता। बिकॉज मैंने आपको कहा था कि कहाँ से आवे और कहाँ को जावे। जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं कहाँ से तो वो आ रहे हैं और कहाँ वो जा रहे हैं। तो द प्लैनेट इज कमिंग फ्रॉम द स्कॉर्पियो एंड हेडिंग टुवर्ड कैप्रिकॉन। तो स्कॉर्पियो से आ रहा है, कैप्रिकॉन पे जा रहा है। तो स्कॉर्पियो से आ रहा है मतलब पास्ट लाइफ में क्या हुआ है, पास्ट लाइफ में इन्होंने ना समाज के बारे में सोचा है, ना
मैरिज किस तरह की होगी, रिलेशन किस तरह के होंगे, इस बारे में सोचा। इन्होंने बस रिलेशंस के ऊपर ध्यान दिया कि कैसा भी हो एक रिलेशन हो, एक कनेक्शन हो। और पॉसेसिव एनर्जीज भी पास्ट में काफ़ी ज़्यादा रही हैं। अनसुलझे लोगों से ये बहुत मिले हैं जो सुलझे हुए नहीं थे, जिन्होंने इनको कभी भी एक राइट डायरेक्शन नहीं दी कि ये होगा। अनसुलझे लोगों से मिले हैं, कई बार लंबे लंबे टाइम इन्वेस्ट करने के बाद भी ब्रेक्स आए हैं, तो उन चीज़ों का इनके माइंड के ऊपर अभी भी इन्फ्लुएंस है, इनके ऊपर प्रभाव है उसका। इसीलिए दे आर लुकिंग फॉर समवन जो कि काफ़ी सुलझा हुआ पर्सन हो, जो कि स्पिरिचुअल हो। स्पिरिचुअल कहने का मतलब ये है कि एक सुलझा हुआ पर्सन है जिसके पास ज्ञान का एक लेवल है, और जो इनको राइट गाइडेंस देगा कि भैया ये करने वाले हैं, कि हम जो करेंगे वो इस तरह का करने वाले हैं। तो ये है एनर्जी जिसको ये धनु के अंदर ढूंढ रहे हैं। बट आफ्टर द धनु इज वॉट? आफ्टर द धनु इज द कैप्रिकॉन। एंड वॉट इज कैप्रिकॉन? कैप्रिकॉन इज द धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। कैप्रिकॉन इज द निष्काम कर्म। कैप्रिकॉन इज द एपिटोमी। कैप्रिकॉन इज द फाइनल स्टेज ऑफ दैट निष्काम कर्मा, कि ये निष्काम है। मतलब ये इसीलिए कहते हैं, इसीलिए मैंने आपको अभी बताया ना कि ये इस बारे में भी कहते हैं कि साहब हमें फर्क नहीं पड़ता समाज क्या करेगा, बिकॉज द निष्काम कर्मा। ये हर चीज़ को इसी तरह लेके चल रहे हैं कि हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हाउ अदर्स गोइंग टू जज अस। बट दिस इज द सेकंड और द थर्ड स्टेज। शुरुआत में मैंने आपको बताया पास्ट में इन्होंने ना उसको प्रेफरेंस दिया है, ना उसके बारे में सोचा है। इन्होंने बस एक पॉजिटिव रिलेशन पकड़ा है। इस जीवन में इनको फर्क पड़ता है, दो ये निगेट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हमें नहीं पड़ता, बिकॉज ये निष्काम कर्म करना चाह रहे हैं। इनका ये है कि बस एक हो जाए, और एक मैरिज की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा रहता है। मुझे जहाँ तक मैरिज में जो सुलझे हुए लोग मिले हैं, या मैरिज की तरफ जो पूछने वाले मिले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि धनु की तरफ के लोग जो होते हैं, शुक्र इसमें हो तो वो एक सुलझे लोग होते हैं। मतलब वो करना भी चाहते हैं, और उनके जो इफ बट्स होते हैं वो उनको कम रखते हैं। बिकॉज यहाँ पे शुक्र ने आके लिटरली अपने दुश्मन की राशि में बैठ गया, गुरु की राशि में। इफ बट को उसने छोड़ दिया। इफ बट, अगर वो इफ बट करना होता उसे पाइसेस में जाता, लिब्रा में जाता, या टॉरस में जाता। यहाँ शुक्र ने कह दिया ना इफ होगा ना बट होगा, बस यहाँ एक फैमिली बन जाए। बिकॉज यहाँ बैठा शुक्र कर्क को देख रहा है। कर्क इज द इमोशंस ऑफ फैमिली और द मदर। सो यहाँ बैठा वो पर्सन चाहता है हो जाए यार, कैसे भी हो जाए। मतलब ये एक इनकी मेन जो डिज़ायर है वो यहाँ पे बनती है। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, द प्लैनेट इज फ्रेमिंग द अष्टम टू अष्टम योगा फ्रॉम और विद रेफरेंस टू लिब्रा साइन। सो लिब्रा को वो डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। तो हो सकता है कि लिब्रा इस पूरे खेल के अंदर डिस्टर्ब हो, डिस्ट्रॉय हो, और मैरिज का जो फर्स्ट रिलेशन है उसके अंदर आपको कुछ कमी दिखाई दे। किसी एक्सट्रीम लेवल पे अगर मान लो और भी प्लैनेट है वो जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो थिंग्स एक्सट्रीम हो सकते हैं। बट प्रिकॉशनरी नोट मैंने आपको दे दिया है। ये फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट मैरिज के बारे में जब भी आप सोचें, चार्ट मैचिंग इज मस्ट है। इसको इस तरह मत देखिएगा शुक्र भाग्य के भाव में बैठा है तो मेरा भाग्य ही मेरी मैरिज है, या मेरी मैरिज से ही मेरा भाग्य उदय होगा। कभी होता है कि सप्तमेश साहब मेरे नवम भाव में बैठ गया, भाग्य ही मेरी मैरिज है। इस तरह की बात नहीं है। ये अष्टम से अष्टम फॉर्मेशन है। प्लैनेट ने एक लूप का निर्माण करा है। किस तरह का लूप है, कैसे इसे वर्क किया जाए, कैसे इसे काटा जाए, स्पेसिफिक रेमेडीज ओपन सेशन में बताना थोड़ा मुश्किल है। और आई विल टेल यू द रेमेडी, आई ट्राई टू टेल यू द रेमेडी इन द अपकमिंग सेशन। तो वो हम अपकमिंग में जरूर बताएंगे। अष्टम से अष्टम क्या है? वह लिब्रा से जो 8th राशि है, वो लिब्रा से 8th कौन सी राशि आती है? दैट इज द टॉरस। टॉरस से 8th राशि कौन सी है? दैट इज द सैजिटेरियस। तो प्लैनेट ने एक लूप बना दिया, वो लूप में खोया हुआ प्लैनेट है, द अष्टम टू अष्टम फॉर्मेशन। सो दिस इज द थिंग। एंड इस राशि के अंदर डुअलिटी है, इसीलिए डुअलिटी है कि ये थोड़ी सी चीज़ों को डिस्टर्ब करती है। दैट इज द फिजिकल स्पार्क इसके अंदर कम है, इमोशनल स्पार्क भी इसके अंदर कम है। इसके अंदर एक ही स्पार्क है, दैट इज द स्पिरिचुअल स्पार्क, और वो इसके अंदर बहुत शानदार है। तो स्पिरिचुअल होने की कोशिश करिए, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाइए, गुरु टीचर दीक्षा लेने की कोशिश करिए। दे गोइंग टू हेल्प यू इन योर मैरिज। अदरवाइज इससे अगली राशि कैप्रिकॉर्न है, और वहाँ से डिले के साइकिल से स्टार्ट होता है। तो विद टाइम लाइक इनको अर्ली एजेस में ही करने की ज़्यादा कोशिश करिए। जितना अर्ली कर लो उतना सेटअप बढ़िया है साइज के लिए। वेल व्हाट इज विद कैप्रिकॉर्न? नाउ द कैप्रिकॉर्न इज द धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कैप्रिकॉर्न निष्काम कर्म की राशि है, इसीलिए यहाँ पर मंगल जो है वो उच्च का होता है, धर्म क्षेत्र एंड द कुरुक्षेत्र। सो ये वही बैटल फील्ड है। कैप्रिकॉर्न इज द बैटल फील्ड, दैट्स व्हाई द लॉर्ड ऑफ द बैटल soldier planet Mars is exalted always in Capricorn. People ask why Mars is exalted in Capricorn. The real thing is this is the धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसीलिए ये निष्काम राशि है। यहाँ पे जजमेंट होता है, ये राशि जज करती है। इस राशि के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये जज करती है, ये आत्मा को जज करती है, और यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र अपने आप को जज होता हुआ पाता है। शुक्र अगर 10th हाउस में हो या कैप्रिकॉर्न के अंदर हो, शुक्र जज होता हुआ पाता है। अब यहाँ शुक्र ये पूछ रहा है आपसे कि उसे जज क्यों कर रहे हो, या उसके बारे में आप सोच कर रहे हो। अदर थिंग इज कि क्यों आपकी आत्मा ने कैप्रिकॉर्न ही चुना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी आत्मा ने एप्रिकॉर्न ही क्यों चुना है? आपकी आत्मा ने चार्ट डिजाइन करा है, उसने प्लैनेटों को सेटअप करा है, तो उसने कैप्रिकॉर्न ही क्यों चुना? वो चुन लेती सैज को, वो चुन लेती लिब्रा को, टॉरस को, पाइसेस को। द कैप्रिकॉर्न लाइक द लाइफ लेसन। So the life lesson is, or the relationship lesson is, the Capricorn is judging.
Capricorn is judging a lot. That's why it is framing the trine with Virgo. Virgo is the sign of perfection. Capricorn is judging the perfection is the right perfection or not, or lacking something. So ये एक इंपॉर्टेंट बात है. यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र अपने आप को जज होता हुआ पाता है. पास्ट में आपने जज नहीं करा. दैट इज द सहज में थे, पार्टनर आपका ऐसा था, बिल्कुल सुलझा हुआ पर्सन था. सुलझे हुए पर्सन आपको जज नहीं करते हैं, बट यहाँ पे आपके साथ जज किया जाएगा. इसका मतलब है कि ये राशि जो है कई बार अनसुलझे लोगों को अट्रैक्ट करती है. वीनस कैप्रिकॉर्न में होता है, कई बार इसने अनसुलझे लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है. अनसुलझे लोग मतलब उनको खुद वो सुलझे हुए नहीं है, वो आपको जज करेंगे बट दे themselves don't know where their life is heading. So ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है. जब भी वीनस कैप्रिकॉर्न में आए, ऐसे लोगों से बच के रहिएगा. दिस इज द फर्स्ट रेड फ्लैग फॉर यू दैट द पर्सन इज लाइक जजिंग यू, आस्किंग यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस. वो पर्सन आपके लिए नहीं है. वो एक पर्टिकुलर रिलेशन है जो कि चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकता है. देन द सेकंड थिंग इज़ वीनस का कैप्रिकॉर्न के अंदर होना. यहाँ पे शनि की राशि है, तो ये डीले को अपने साथ लेके चलती है. और अर्ली एजेस के अंदर जो रिलेशंस आते हैं उनके अंदर जो डीले है और जो जजमेंट की जो भावना है, जजमेंट का जो इंडिकेशंस हैं वो थोड़ी ज़्यादा होते हैं. नाउ कैप्रिकॉर्न जो राशि है इसमें मंगल उच्च का होता है, इसीलिए यहाँ फिजिकल स्पार्क जितना शानदार होगा, मटेरियल स्पार्क जितना शानदार होगा, उतनी अच्छी चीज़ें यहाँ पे चलेंगी. कॉज कई बार जो होता है आध्यात्मिक व्यवस्थाएं या इमोशनल चीज़ें जो होती हैं वो हर लोगों के लिए हर सेट नहीं होता. हर चीज़ हर इंसान के ऊपर परफेक्ट नहीं होती, इसीलिए हर चार्ट अलग अलग है. डायनामिक चार्ट्स है. आपका चार्ट अलग है, सामने वाले का अलग है, थर्ड पर्सन का अलग है. इसके लिए ये चीज़ परफेक्ट नहीं है, उसके लिए ये परफेक्ट है. सो द परफेक्ट थिंग इज दिस मंगल की ऊर्जा. इस भाव को रिप्रेजेंट, हर प्लैनेट इस भाव को रिप्रेजेंट करता है. हर प्लैनेट इस भाव का कारक है. बट मंगल यहाँ उच्च का है, बिकॉज वो सोल्जर वाली आदत है उसके अंदर फाइट करने की. सो वो फाइट करने की वो होनी चाहिए आपके अंदर. आप किसी ऐसे पर्सन से मिले जो कि बिल्कुल फाइट नहीं करना चाहता. फॉर द रिलेशनशिप ही इज़ नॉट रेडी टू सेक्रीफाइस एनीथिंग और नॉट रेडी टू फाइट. सो ये चीज़ आपके लिए नहीं है. आपके लिए होना चाहिए कि आप फाइट करें. आपके लिए होना चाहिए कि आप ऐसे पर्सन से मिलें जिसके अंदर फाइटिंग की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है, जो फाइट करने के लिए रेडी है. इसीलिए ये जो पर्टिकुलर राशि है, इससे जो 6th राशि आती है दैट इज़ द जेमिनी. उसके अंदर वो ऊर्जा है, उसके अंदर वो इच्छाएं हैं. सो आपका पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर इच्छाएं काफ़ी हों. आपका पर्सन ऐसा होना चाहिए जो इंटरेस्ट आपके अंदर काफ़ी रखता हो. एंड पर्सन ऐसा होना चाहिए जो कि मिथुन राशि, मिथुन लगन से इन्फ्लुएंस हो, या फिर उसके मिथुन लगन या मिथुन राशि के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्लैनेट्स स्टेशन हो, कोई राजयोग बना रहे हो, या फिर जो दशाएं हैं उसकी उनमें बुध कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो. तो वो पर्सन एक कार्मिक पर्सन जो है आपके लिए हो सकता है. दिस इज़ द रीज़न प्लैनेट बुध जो है वो आपकी राशि के साथ, मतलब आपके शुक्र के साथ एक ट्राइन बना के बैठा हुआ है. कैप्रिकॉर्न वर्गो के साथ ट्राइन बनाता है. सो दिस इज़ द ओनली वे जो कि यहाँ पे रिलेशंस को बेटर कर सकती है. प्लैनेट कहाँ से आ रहा है? वो सहज से आ रहा है. एक सुलझा हुआ पर्सन आपको मिला था, काफ़ी फिलोसॉफिकल थे, चीज़ों को आपने वर्क कर लिया. लाइक आपने हटा दिया था फिजिकल अट्रैक्शन और द इमोशनल अट्रैक्शन पास्ट लाइफ में. आपने लाइक अध्यात्म इज एवरीथिंग और द नॉलेज इज एवरीथिंग. नॉलेज इज सुप्रीम, बट हियर द बॉडी इज सेइंग दैट द फिजिकल ऑल्सो मैटर. एंड द अपकमिंग राशि इज द एक्वेरियस. एंड एक्वेरियस इज व्हाट? एक्वेरियस इज द फाइनलाइजेशन ऑफ ऑल योर डिज़ायर. सारी आपकी इच्छाएं एक्वेरियस में सिमट कर बैठी हुई हैं. तो एक्वेरियस के अंदर ही वो डिज़ायर्स का स्टोर है. एक्वेरियस क्या है? लिटरली इच्छाओं का स्टोर है. उसके अंदर सारी डिज़ायर्स हैं. तो अब ये प्लैनेट क्या कर रहा है? ये प्लैनेट इज़ अप्रोचिंग टुवर्ड्स एक्वेरियस साइन. एंड मुझे लगता है कि वीनस का इस तरह का अलाइनमेंट जो है कैप्रिकॉर्न के अंदर, उसके अंदर अभी तो अर्थ एलिमेंट काफ़ी है, बट कॉज वो एक्वेरियस की तरफ जा रहा है. उसकी इच्छा क्या है कि बार बार रिलेशंस के अंदर वो जो नए नए साइकिल्स हैं, नए नए जो आप कहिए नए नए लेसन्स हैं वो आते रहें. ये राशि अट्रैक्ट करती है लेसन्स को. तो कार्मिक लेसन्स को ये राशि अट्रैक्ट करती है. ये मैग्नेटिक राशि है, ये जजमेंट को भी अट्रैक्ट करती है, कार्मिक लेसन्स को भी अट्रैक्ट करती है. बट एक्वेरियस में थोड़ी मुक्ति है, कॉज एक्वेरियस में इच्छाओं का फाइनलाइजेशन है. ये पर्सन मुझे चाहिए या नहीं, एक्वेरियस इस बात में विश्वास करती है. ये एनर्जी मेरे लिए है या नहीं. तो मुझे लगता है कि कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ शुक्र जो है वो अगर मोस्टली स्पार्क देखे तो उसके लिए बेस्ट है. अब अगर वो इमोशनल और द स्पिरिचुअल इनमें लगा हुआ है तो वो उसके लिए ठीक नहीं है. अदरवाइज़ फिर डिले की व्यवस्था यहाँ से बन जाती है, बिकॉज यहाँ जुपिटर नीच के होता है. तो इस राशि के अंदर जुपिटर नीच के हो रहे हैं. इस बात को भी आप ध्यान रखिए कि इस राशि के अंदर जुपिटर जो है वो नीच के हो रहे हैं. तो ज्ञान व्यान को एक तरफ रख के और स्पार्क के ऊपर जितना आप ध्यान देंगे, दैट इज़ द बेस्ट फॉर यू. मर्क्यूरी की दशा होनी चाहिए आपके पर्सन को. आपको मर्क्यूरी की दशा का इन्फ्लुएंस आएगा, कार्मिक पर्सन की टुवर्ड अप्रोच करेंगे. वो जो पर्सन मिलेगा आपको दैट इज़ मोर कार्मिक, उसके अंदर कार्मिक इन्फ्लुएंस होगा. चंद्रमा का भी इन्फ्लुएंस आप देख सकते हैं. चंद्रमा और मर्क्यूरी दोनों का ही इन्फ्लुएंस जो है आपके लिए मैरिज और पार्टनर ला सकता है, चाहे आपकी दशा में हो, चाहे आपके पार्टनर स्पाउस की दशा में हो, या जो भी पर्सन आपसे मिलता है. सो दिस इज द वे टू फाइंड द पर्सन इज द कार्मिक पर्सन फॉर यू और नॉट. एंड अदर वेज आर लाइक
मदर इन लॉ, मदर का इन्फ्लुएंस दोनों तरफ से बहुत एक्सट्रीम होता है। मुझे जहाँ तक वीनस कैप्रिकॉन में मिला है, एफर्ट पर्सन डालता है, बट मैंने मोस्टली केसेस में बाहर से प्रपोजल्स आते देखे हैं इस राशि के अंदर, क्योंकि ये कार्मिक राशि, ये अट्रैक्ट करती है ना, तो अट्रैक्ट करेगी तो मतलब कोई ना कोई आके आपको कुछ सलाह दे जाता है, जिसको जो जज नहीं हो पाएगा उसको कोई सलाह नहीं देगा, बट जिसको जज करना है उसको सलाह देंगे, आएंगे बताएंगे। कई तो मेरे ही ऐसे अच्छे जानकार हैं, द वीनस इन कैप्रिकॉन द पर्सन कम्स एंड सेज अच्छा ठीक है यार, पर ये चीज़ नहीं है आपके अंदर, द प्रपोजल जस्ट केम but that came just to judge you. So the behind pattern is the planet is attracting the ones who judging always. So this is the behind pattern whenever Venus sits in Capricorn. Well, what with Venus in Aquarius? Venus in Aquarius, Aquarius is the air trine. Air में भी last air trine है, इच्छाओं का भी त्रिकोण है और इच्छाओं का भी अंतिम त्रिकोण है। What is the difference between Venus, Aquarius and the Gemini? दोनों ही एयर एलिमेंट है, दोनों ही इच्छाओं का एलिमेंट है। Gemini से एयर की इच्छा शुरू हुई है, इच्छाओं का स्टार्ट है Gemini, इच्छाओं का अंत है Aquarius। Aquarius में आगे इच्छा पूर्ण हो जाते हैं और उसमें फाइनल डिसीजन है, लाइक इस लाइफ में फाइनल डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। दिस इज वॉट विद Aquarius। अगर 4 प्लैनेट एक्वेरियस में है तो उन चारों के रिगार्डिंग फाइनल डिसीजन इसी लाइफ में है, बिकॉज इसके अगली राशि कौन सी है, तो पाइसेस, लिबरेशन। एक बार मुक्त हो गए फिर क्या डिसीजन लोगे, तो इसी में लास्ट डिसीजन लेना है। और एक्वेरियस में जो भी प्लैनेट आता है पर्सन, एक तो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग द पर्सन इज फॉर मी और नॉट, ये मेरे लिए है या नहीं है, एंड अगर ये मेरे लिए है तो क्या ये वर्थ इट है या नहीं है। तो बहुत उसकी इच्छाएं हैं और वो अपनी इच्छाओं को, उसका पैटर्न आप देखिए, वो पैटर्न है, बिहाइंड पैटर्न है कि वो पैटर्न किस तरह से वर्क कर रहा है। द पैटर्न इज ये पर्सन मेरे लिए है या नहीं है, द फर्स्ट पैटर्न। द सेकंड पैटर्न इज वर्थ इट है या नहीं है, ये राशि पूछती है वर्थ इट है या नहीं है, इसको ये जानना है। किसी की दशा इसकी राशि की चल गई, किसी के प्लैनेट इस राशि में, वो फिर यही पूछता रहता है और वो काम भी वही करता है जो उसकी इच्छाओं से इन्फ्लुएंस होते हैं, और काम करने का ना उसका मन है ना उसकी इच्छा है। अब कॉज यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है, वीनस यहाँ पे बैठा हुआ है, और वीनस कहाँ से आया, कैप्रिकॉन से। वो तो पास्ट में वो बहुत जजमेंट, बहुत अपना टेस्ट दे के आया। ऐसा बच्चा है जो बेचारा पेपर लिखता लिखता हार चुका है, वो पास्ट में उसने सब टेस्ट दे लिए, और पास्ट में टेस्ट दिए टुवर्ड सोसाइटी, समाज ने उससे बहुत क्वेश्चन करे हैं। मैरिज प्रपोजल आए थे आपके लिए, मैरिज प्रपोजल थे, रिलेशन सब थे, बट आपसे क्वेश्चन किए गए, लाइक दैट, दिस इज नॉट राइट इन यू, दिस इज नॉट राइट इन यू। सो व्हाट योर सोल डिड दिस लाइफ, आपकी सोल ने क्या करा, आपकी सोल ने पैटर्न ही बदल दिया। सोल ने कहा ठीक है, मुझे बहुत जज कर लिया ना तुमने पास्ट में, नाउ आई एम गोइंग टू जज यू, you are the last desire for me or not. So Venus in Aquarius, the person is like, मैरिज करूँ या नहीं करूँ, करूँ तो इससे करूँ या नहीं करूँ। द थर्ड इज द वर्थ इट है या नहीं है। तीन चीज़ें बताइए बस, उसको 3 चीज़ें जाननी है, यहाँ ये जज करेगा। इसीलिए शनि की ये मूल त्रिकोण राशि है। शनि ने कहा है कि रिजल्ट तो अभी मेरे हाथ में है। तो एक्वेरियस और कैप्रिकॉन का ये डिफरेंस है, कैप्रिकॉन में आप जज होंगे और एक्वेरियस का अब मैं जज करूँगा। दिस इज द अर्जुन। अर्जुन युद्ध में जब तक लड़ रहा है उसको दुनिया जज कर रही है, बट वैन अर्जुन बिकम्स द किंग, सो नाउ द किंग इज जजिंग द प्रजा। सो दिस इज लाइक, अब आप किंग है। एक्वेरियस में ज़्यादा प्लैनेट, अब आप किंग है। आप मतलब अपनी इच्छाओं के स्वामी, इच्छाओं के धनी। और किंग का मतलब ऐसा नहीं है कि वही पैसा और उन चीज़ों से किंग का मतलब नहीं है। किंग इज़ लाइक मेरी इच्छा बलवती, मेरी इच्छा, मैं जो चाहूँ वो करूँ बस। ये दिस मेक्स एक्वेरियस द बेस्ट ज़ोडिएक साइन। और यहाँ पे आप फाइनल डिसीजन लेते हैं तो यहाँ पर ट्रॉमास देखे जाते हैं, क्या वेल ट्रॉमास यहाँ होते हैं। तो रिलेशंस को ध्यान से चलाना चाहिए पर्सन के बारे में, बिकॉज ये जज करते हैं। इनको बस वो पर्सन एक बार आ जाए जीवन में फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इनको ये है कि ये चीज़ मेरे लिए मैटर करती है, मतलब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं है। आ गई फिर इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर ये आगे। तो ये ट्रॉमास को जनरेट करने वाली राशि है। ये रिजल्ट को भी जनरेट करती है, गुड लक को भी जनरेट करती है, डिज़ायर्स कंप्लीट करती है। तो इच्छाएं पूरी होंगी, पर्सन मिलेंगे, एक से अधिक रिलेशंस रहेंगे, मैरिज में डिले देखा जाएगा। सोसाइटी वर्सेज द फैमिली, क्वेश्चन एक बार, सोसाइटी वर्सेज द रिलेशन, क्वेश्चन एक बार जरूर बनेगा जीवन में। और ये पर्सन अपनी इच्छाओं से ट्रिगर होते हैं। इनको 50 लोग कह लें ये कर लो, ये नहीं करेंगे। सो दिस इज द ओनली रीजन कि आपकी आत्मा ने जो सेकंड राशि है, लाइक द जर्नी एंड्स इन पाइसेस, सो वो लिबरेशन की राशि को चुना है, एक्सल्टेड राशि को चुना है। सो दिस मेक्स वीनस इन एक्वेरियस द बेस्ट अलाइनमेंट। जस्ट रिमेंबर कि ये रिजल्ट की राशि है। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि आदमी एफर्ट दे या ना दे वो मैटर ही नहीं करता। मैंने देखा है वीनस एक्वेरियस में एफर्ट दिए जा रहे हैं, बट द रिजल्ट इज़ नॉट इन योर हैंड एनी मोर। सो एक्वेरियस के अंदर क्या है कि आपने वो बैटल लड़ ली है, अब रिजल्ट अपने आप आएगा। सो अगर पास्ट में अच्छे कर्म करे हैं एंड ऑल अच्छा है शुक्र के साथ, उसके आसपास के अलाइनमेंट बैठ रहे हैं, उसके 6 और 8 राशियाँ उसकी कार्मिक राशियाँ बैठ रहे हैं, तो अच्छा रिलेशन बनेगा। अदरवाइज बहुत सज्जन लोग होते हैं, बहुत निर्मल लोग होते हैं, बट उन्हें खुद को नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। लाइक दे आर गिविंग मैक्सिमम फ्रॉम देयर साइड बट थिंग्स नॉट मूविंग और वर्किंग एनी मोर। सो ये होता है एक्वेरियस के अंदर, ये कार्मिक प्रारब्ध को इंडिकेट करती है ये राशि। और इसमें रिजल्ट अब आपके हाथ में नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण बात है एक्वेरियस की। तो उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। और आपका पार्टनर किस राशि के अंदर हो सकता है, किस दशा के अंदर हो सकता है, मेनली यहाँ पर मुझे लगता है कि सूर्य की दशा या फिर
बुध की दशा, दोनों जो है पार्टनर को इन्फ्लुएंस करती हैं और इन दोनों दशाओं के अंदर ही रिलेशन या कोई भी कार्मिक पर्सन आने की संभावना होती है। यू आर इन दीज दशाज और योर पार्टनर इज इन दीज दशाज। इन दोनों का बात हमें ध्यान देना चाहिए जब भी हम संबंधों की तलाश करें, किन नेम साइन से हो सकता है, किस डायरेक्शन से हो सकता है एंड ऑल। इनको हम सेकंड सेशन में समझेंगे, क्योंकि फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम पूरी जर्नी को कवर करेंगे, ना कि एक साइन को, कॉज उसके बैक ऑफ माइंड में क्या है वो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे। तो पीपल लाइक द पैटर्न अगर आपको समझ नहीं आएगा, आज आपको एक पर्सन ऐसा लग रहा है यही मेरे लिए सब कुछ है, तो सेकंड पर्सन होता है, फिर थर्ड पर्सन होता है, द एनर्जी इज एवरीथिंग फॉर यू, द बिहाइंड पैटर्न। बिहाइंड पैटर्न को, पर्दे के पीछे के खेल को समझना है तो पैटर्न समझने होंगे कि पैटर्न किस तरह का है। अदरवाइज पहले लगेगा इस पर्सन से कार्मिक संबंध है, पर्सन आते हैं 6 महीने पहले लग रहा है अरे इससे तो मेरे बहुत शानदार कार्मिक संबंध है, और 6 महीने बाद वो पर्सन ही कह रहा है कि इससे मेरे कार्मिक संबंध है ही नहीं। तो ये फ्लक्चुएशन आएगा अगर आप उस बिहाइंड पैटर्न को नहीं समझ पाओगे। पैटर्न समझ आओगे कोई इशू रहेगा ही नहीं। अगर यही शुक्र पाइसेस के अंदर हो, व्हाट इज़ पाइसेस? तो पाइसेस शुक्र के लिए बहुत स्पेशल राशि है, जल तत्व की राशि है, लिबरेशन की राशि है, डुअलिटी की राशि है, डिलेमा की राशि है, पाइसेस गुरु की राशि है, पाइसेस मुक्ति की राशि है। शुक्र के लिए पाइसेस इंपॉर्टेंट क्यों है? समसेज की शुक्र यहाँ पर लॉर्ड माता लक्ष्मी को दिखाते हैं जो चरणों में है, तो उनके लिए ये पाइसेस इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द माया। जब पैरों के नीचे रहती है तो माया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। द लिटरल मीनिंग इज़ शुक्र, मैंने आपको जैसे बताया, वो देवयानी है एंड दैट इज़ द कच्चा। सो दोनों के मध्य का जो संबंध है वो एक श्राप से डिस्टर्ब हो गया। श्राप का मतलब है कार्मिक चीज़ें हो गई थी। जो जब लिबरेशन की राशि आती है, मुक्ति की राशि आती है, वहाँ वो श्राप खत्म हो जाते हैं। कॉज ये वाटर की राशि है, इसमें वो श्राप धुल जाता है, श्राप खत्म हो जाता है, श्राप बिल्कुल डिस्टर्ब खत्म हो जाता है। सो ये है पाइसेस, ये वो लिबरेशन है, ये वो मुक्ति है, इसके अंदर लिबरेशन रहता है। इसीलिए यहाँ शुक्र उच्च का होता है। ये उस पाप से मुक्त हो चुका है, अपने आप को समझ रहा है कि अब बस पाप खत्म हो गए, कार्मिक चीज़ें खत्म हो गई, लिबरेशन मिल चुका है। इसीलिए यहाँ शुक्र उच्च का होता है। उस श्राप को खत्म करना है। कॉज आपका शुक्र यहाँ बैठा है, इट मीन्स कि आप भी उसी दौड़ में हैं, आप भी उसी दौड़ में लगे हुए हैं। वो श्राप जो है, या वो पाप है, या वो संबंध है, या वो कुछ था जो गलत था, कुछ है जो मुझे ट्रिगर करता है। शुक्र मुझे ट्रिगर करता है और मुझे उसको अब इस बार शांत कर देना है, ख़त्म कर, मतलब शांत करना है उसे। इफ़ यू सी द जर्नी ऑफ प्लैनेट वीनस, वीनस इज कमिंग फ्रॉम Aquarius, then this Pisces and then this Aries sign. Aquarius से आ रहा है। बैक ऑफ माइंड में क्या है कि पास्ट में तो सब इच्छाएं थी, मतलब उसने टेस्ट करा। Aquarius में उसने पास्ट में अपने लोगों को बहुत टेस्ट करा, बहुत रिजेक्शन आपने दिए हैं लोगों को। लाइक अच्छा तुम में ये सही नहीं है, तुम इस वर्थ नहीं हो, तुम उस वर्थ नहीं हो। इसमें आपको लग रहा है कि अभी तो मैं नहीं करता ऐसा वाटर एलिमेंट में हूँ, बट पहले आपने कर चुके ये काम, तो उनसे अब आप मुक्ति कहीं ना कहीं तलाश कर रहे हो। बिकॉज वही पर्सन जो है वो लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बैक आ रहे हैं, और यहाँ पर चीज़ें हाथ में नहीं है। बस ये भी एक कार्मिक साइन है। इसके अंदर क्या होता है कि बैक से वो कहीं से आता है, वो एक प्री एजेंडा लेके आता है। यू आर ट्राइंग टू कि हम वर्क कर लेते हैं, यू आर ट्राइंग टू, ये राशि क्या कर रही है, कह रही है श्राप खत्म कर देता है, लाइक वर्क कर लेता है, बट द पर्सन गॉट अ प्री एजेंडा। सो इसमें भी मुझसे लोग पूछते हैं कि ऐसा है, मेरा उच्च का है शुक्र साहब, मेरा तो उच्च का है, तो मेरे तो रिलेशन ऐसे होने चाहिए सबसे शानदार खतरनाक। हम लाइक होंगे, एंड दिस इज़ नॉट कॉज यू आर गिविंग एफर्ट, दिस इज जस्ट कॉज ऑफ द पास्ट, वो पास्ट की वजह से। तो यहाँ पे जैसे ही कोई पर्सन आता है, द पर्सन इज लाइक तुम्हारे साथ कुछ था, और वो प्री एजेंडा लेके बैठा है, उसको आपने रिजेक्ट करा है। इस लाइफ में नहीं कर रहे हो, इस लाइफ में तो आप उससे बहुत अच्छा व्यवहार करोगे, लेकिन प्री लाइफ में आपने उसे रिजेक्ट करा है, तो वही पर्सन इस जीवन में आता है। तो यहाँ यही एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है। अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है एंड यू आर ट्राइंग बेस्ट फ्रॉम योर साइड, यू आर लाइक गिविंग एफर्ट, इफ इट नॉट वर्किंग देन इट इज़ नॉट फॉर यू। द पर्सन लाइक यू रिजेक्टेड हिम और समथिंग हैपेंड, सो उससे आप कार्मिक सेटलमेंट कर सकते हो, उसकी आत्मा के साथ कार्मिक सेटलमेंट कर सकते हो। यहाँ आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होना चाहिए। मैं हर जगह नहीं कहता स्पिरिचुअल होने की, आई नो कौन सी राशि है जो उसको नहीं बर्दाश्त करेगी। लाइक द पाइसेस शुड बी, थोड़ा स्पिरिचुअल होइए, थोड़ा अपलिफ्ट करिए। एंड द स्पिरिचुअलिटी, पाइसेस की स्पिरिचुअलिटी अलग तरह की है। दिस इज़ नॉट जस्ट मैं 10 विद्याओं का जाप करता हूँ, मैं अष्ट विद्याओं में मानता हूँ और मैं काली साधना करता हूँ ना, उस तरह की नहीं है। ये वाटर की है। ये क्या है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, जो भी है परमात्मा में है। तो मतलब एक बो डाउन की जो आदत है ना, बो डाउन की, डिवोशन की, वो इस राशि में। तो इस तरह से जाइए, डिवोटेड हो जाइए। दिस इज़ द वे टू बी स्पिरिचुअल हियर व्हेन वीनस इज इन पाइसेस। ये कुछ फिलोसॉफिकल बात हुई, बट यही बिहाइंड पैटर्न है, क्योंकि यही सवाल यहाँ पूछे जाते हैं कि मैं सब कुछ के लिए तैयार हूँ, द पर्सन इज लाइक ये मुझे क्यों प्री एजेंडा लेके आता है। तो उस प्री एजेंडा का एक कारण है कि इस वजह से वो प्री एजेंडा लेके आता है। दैन द सेकंड इज़ काफ़ी अट्रैक्टिव राशि है, चार्मिंग है, जुपिटर का तत्व है, तो फिलोसोफर टाइप के पर्सन देखने को मिलेंगे, इमोशनल पर्सन देखने को मिलेंगे, ऐसे पर्सन देखने को मिलेंगे जो आपको हेल्प करना चाहते हो, ऐसे पर्सन देखने को मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हों, जिनके जीवन में होने से सब कुछ बदल जाता हो। बिकॉज एक उच्च का प्लैनेट जीवन में जब आता है ना, तो सब कुछ बदल जाता है। तो जब वो आएगा तो जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। ऐसा भी आपके साथ होगा, एंड ये उसी समय होगा जब आप फुल्ली डिवोटेड हो जाए। फुल्ली डिवोटेड लाइक आपको डिवोटेड होना पड़ेगा टुवर्ड अ लॉर्ड, एक भगवान के प्रति, एक ईश्वर के प्रति आपको डिवोटेड होना पड़ेगा। वही इस राशि के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है। कुछ
स्पेसिफिक रेमेडीज़ भी हैं जो यहाँ पर करनी चाहिए, बट ओपन सेशन में नहीं कर सकते, बिकॉज उनके अंदर जो मॉडिफिकेशन होता है वो सामान्य पर्सन मतलब ओपन सेशन में हो सकता है ना समझ बार गलत उसको परफॉर्म करे। तो एक इस चीज़ का इन्हें ध्यान रखना चाहिए। इस राशि के अंदर शुरू के जो 2 नक्षत्र हैं उनके अंदर भट्टी जल रही है, वाटर का तत्व है, एक ड्रैगन है, तो इसके अंदर शुरुआत में वही है ना, वो डिस्टर्बेंस, वो जो बैक ऑफ द माइंड है ना, वो स्टोरीज़ वो बनी हुई हैं अभी भी, वो बैक ऑफ द माइंड तो स्टोरीज़ का लूप है, लेयर्स हैं, वो बनी हुई है, और उन स्टोरीज से ही इन्हें बाहर निकलना चाहिए। इन्हें उन स्टोरीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये रिमेंबर रखिए, अगर कोई आप एफर्ट दे रहे हो नहीं चल रहा, तो वो पर्सन हो सकता है, वो रिलेशन हो सकता है आप लोगों के लिए ना हो, तो उसका इन्हें ध्यान रखना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप एफर्ट देते रह जाएं एंड आपको लगे कि भाई ये तो मैं वर्कआउट कर ही दूंगा, तो वो प्री एजेंडा है, वो चेंजेस में नहीं होता है, लिबरेशन की सोच है। और जितना आप किसी वाटर एलिमेंट के साथ रहोगे उतना आपके लिए बेटर है। एक तो कंपैटिबिलिटी वाइज भी बेटर है, एंड द सेकंड इज इसका जो डिस्पोजिटर है ना गुरु, वो उच्च का ही कर्क में होता है, तो वाटर एलिमेंट के साथ रहना यहाँ एक अच्छी रेमेडी है। फायर को अवॉइड करिए, बिकॉज नेक्स्ट राशि जो है वो फायर की राशि है, एरीज राशि है, और वहाँ क्या होगा, प्लैनेट अपनी उच्च अवस्था से थोड़ा गिरेगा। पाइसेस में उच्च का है, उच्च से वो गिरेगा, एरीज में थोड़ा गिरे बट उसमें एक गिरावट है, तो इसका इंडिकेशन क्या है कि एयर एलिमेंट फायर एलिमेंट से थोड़ा बहुत बचाव कर लें तो वो बेटर है। बट स्टिल मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र कॉज रेवती को एक बार ट्रांजिट और ट्रिगर करेगा। लॉर्ड महादेव की पूजा आपको करनी चाहिए, घर के अंदर एक डमरू रखना चाहिए, डमरू कैन हेल्प यू इन सॉल्विंग दीज मैरिज रिलेटेड इशूज़, और यहाँ से एक व्यवस्था का उद्गम भी होता है। तो कोशिश करिए जो भी आपने लोगों को रिजेक्ट करा या वो उन चीज़ों से आप मुक्त हों बाय डिवोशन और समथिंग, और उसके बाद कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश करें। एरीज की तरह कोशिश करिएगा, थोड़ा सा ट्रैवल टूरिज्म आपके लिए है। फॉरेन एलिमेंट का क्या आपके पार्टनर में कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, वेल हो सकता है कि फॉरेन से हो या थोड़ा दूरी से संबंध हो, बिकॉज इसकी अगली राशि भी ट्रैवल की राशि है, तो ट्रैवल करना भी चाहिए। एंड किसी गुरु के आसपास जाइए, किसी सरोवर तालाब के आसपास जाइए, वाटर के आसपास से अपनी रेमेडीज़ को परफॉर्म करिए, क्योंकि अगर आपने किसी को हर्ट करा या रिजेक्ट करा ना, ये मैं चार्ट मैचिंग में कहता हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों को रिजेक्ट करना अच्छा नहीं है। आप वाटर एलिमेंट से अपने आप को ध्रो कर रहे हो, किसी को अगर आप इमोशनली ट्रिगर कर रहे हो ना, वो अच्छा नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इमोशंस पीछा नहीं छोड़ते, वो कहीं ना घूम घाम के किसी रूप में आ जाते हैं सामने, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। और कुछ नया स्टार्ट करिए, बिकॉज दोनों शुरू के जो नक्षत्र हैं वो ऐसे ही हैं, चाहे वो पूर्वा हो चाहे वो उत्तरा हो। रेवती में आके ही कुछ नया स्टार्ट होता है, रेवती इज़ द नाद। लोग पूछते हैं स्टार्ट सब कुछ कहाँ से होता है, एरीज से होता है, नहीं, रेवती से ही हो जाता है। तो पाइसेस में अंत भी है और उद्गम भी है, इसीलिए 2 मछलियाँ हैं, एक अंत की मछली, एक उद्गम की मछली। और क्या करना है, डिवोशन रखना है, एक आत्मा एक भगवान के प्रति डिवोशन बहुत बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए। मैरिज रिलेशन सब कुछ आसानी से चल जाएगा, बिकॉज आप उसके टुवर्ड क्या करेंगे कि अपने आप को हील कर लेंगे या अपने आप को क्लिन्ज कर लेंगे कि मैंने अपने आप को क्लिनजिंग कर लिया, तो वो एक अच्छा काम है। और इसके बाद ट्रैवल होना चाहिए, थोड़ा घूमिए, दैट गोइंग टू हेल्प यू एक्टिवेटिंग योर एरीज साइन, और वो मुझे लगता है मैरिज के लिए काफ़ी बेटर रहेगा। तो इस तरह से मैरिज को हमने इन सेशनों में कवर करा है। हमने प्लैनेट को समझा है कि 3 राशियों से घूम कर वो प्लैनेट क्या पैटर्न्स जनरेट करता है। आगे काफ़ी कार्मिक चीज़ों के ऊपर, कार्मिक रिलेशंस के ऊपर, इंडिकेशंस के ऊपर बात करेंगे। पाइसेस के लिए कहीं ना कहीं सूर्य और बुध का दोनों का इन्फ्लुएंस मैरिज में दिखाई देता है, तो या तो खुद इन दोनों की दशाओं में हो सकते हैं या आपका पार्टनर इन दोनों की दशाओं में हो, वहाँ से आ सकता है, तो इसको एक बार देखना चाहिए। और कुछ भी होगा रिलेशन संबंधित, अभी कंटेंट मैंने आपको बताया ना, पहला सेशन है, अभी तो राशियों का पहला सेशन है, तो जब ये पहुंचेगा 3रे 4थे 5वें तक आपको इतनी चीज़ें पता लग जाएंगी, आप कहेंगे कि ये सब महसूस हो रहा था, बिहाइंड रीज़न इनका नहीं पता था। तो बिहाइंड रीज़न इज़ वन यू फास्ट मूविंग प्लैनेटों में यही एक समस्या है। अगर चंद्रमा कर्क में है तो वो चंद्रमा कर्क में नहीं है, वो चंद्रमा आधा तो मिथुन में है और आधा वो सिंह में है, तो ये एक प्लैनेट की व्यवस्था है। इसीलिए प्लैनेट्स को इतने आसानी से नहीं समझा जा सकता कि चंद्रमा कर्क में है और गुरु कर्क में है, दोनों एक बात है, हो ही नहीं सकता वो एक बात हो। चंद्रमा आधा पिछली राशि में रहता है, आधा अगली राशि में रहता है, जिसमें बैठा है उसके बारे में तो बहुत कम सोचता है। दिस इज़ द मेन थिंग अबाउट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सो विल मीट यू इन अपकमिंग सेशन, और जल्दी से जल्दी बनाएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अपने जैसे लोगों के साथ। 20s 30s 40s 50s में कोई है सो शायद शेयर कीजिए। लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, लाइक एट द एंड लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, मतलब समझ नहीं आता। एक जब ज्ञान आता है ना, लाइक ठीक है ये कुछ है जो पास्ट पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स हैं, ये वो उनको हेल्प करता है। अदरवाइज कोई कहीं बैठा है, कोई रो रहा है, कोई वैसे पीड़ित है, कोई ऐसे पीड़ित है, पीड़ाएं नहीं देखनी चाहिए और पीड़ित इंसान की मदद करनी चाहिए। सो विद द पॉजिटिव नोट, और मेरे तो जितने भी यहाँ पे आप जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी लोग हमें देखते हैं, मुझे पता है आप सारे के सारे इमोशनल लोग हैं, सारे लॉर्ड विष्णु के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, लॉर्ड नारायण को मानते हैं। तो नारायण ही सेना, नारायण भगवान के सारे जानकार, उनके समर्थक, तो मुझे लगता है कि ये काम करेंगे। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कनेक्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।